तो याद रखने वाली बात क्या है कि भैया अगर एल्कीन है तो मैंने एक ही स्टेप में किया, डाइऑल बन गया, और जब एल्काइन है तो मुझे 2 मोल लेने पड़े जो कि मुझे डाई कीटो में कन्वर्ट करके देने वाले हैं। अपन ने बेंजीन डेरिवेटिव के सारे रिएक्शन, सारी की सारी एनसीईआरटी की रिएक्शन, ये समझ लीजिए आपका हाइड्रोकार्बन पूरा समाप्त हो चुका है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया? एकदम बढ़िया होना चाहिए बेटा। मस्त रहिए, खुश रहिए, जिंदगी में बस इतना ही चाहिए भाई। जैसे कहते हैं ना, जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे। तो खुश रहिए अपने आप में और मस्त रहिए। इतनी मेहनत आप कर रहे हैं ना, इसका फल मिलेगा बेटा, इसका फल जरूर मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे आउटपुट क्यों नहीं आ रहा। आउटपुट एकदम से नहीं आता। जैसे एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताऊं कि अपन ने बांस के पेड़ देखे हैं, बम्बल के पेड़ देखे हैं। बम्बल का पेड़ पहले जल्दी नहीं उगता, वो बहुत टाइम लेता है अपनी प्रिपरेशन में, लेकिन जब वो जमीन के बाहर आता है ना तो इतनी तेजी से बढ़ता है कि उसको कोई संभाल नहीं सकता, उसकी कोई 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 मतलब उसकी आशा नहीं कर सकता कि कितना ऊंचा जाएगा। यही आपको करना है कि आपको बस पेशेंस रखना है अपनी पढ़ाई में, अपनी मेहनत को लगातार करना है, उसे बिल्कुल भी कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं होने पाए, बस ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है सिचुएशन गड़बड़ होती है बीच बीच में, लेकिन उस सिचुएशन को अपन डील करेंगे। अपन को डील करना आना चाहिए, इतनी मैच्योरिटी अपने अंदर होनी चाहिए, तब जाकर हम एग्जाम को फाइट। अपन छोटे मोटे एग्जाम को नहीं दे रहे हैं यार, ये इंडिया का लार्जेस्ट एग्जाम है बेटा। आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो दिक्कत क्यों नहीं आएगी भाई? दिक्कत आनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं यार। तभी तो पता लगेगा कि भैया दिक्कतों से पार होकर आए हैं यार, तब जाके यहां पहुंचे हैं। ये आना चाहिए, कॉन्फिडेंस अपने अंदर फुल बिल्डअप करता है। तो चलिए बात करते हैं पिछले लेक्चर की। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, आपको काफी सारे मैंने वैराइटीज कराए थे, याद करिए। अगर लेक्चर नंबर 4 रह गया बेटा किसी का तो जरूर देखें, आपको मजा आ जाएगा भाई साहब। वो रिएक्शन आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, कंफर्म है ये बात। मैंने वहां पर वैरायटी कराई थी और मर्कुरेशन मतलब नाम के मतलब को समझाया था कि भाई मर्कुरेशन मतलब मरकरी का ऐड होना, डीमर्कुरेशन मतलब मरकरी का निकलना। मतलब मरकरी कहीं ना कहीं हेल्प कर रही थी उस मैकेनिज्म में, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बना था, एंटी एडिशन हुआ था और मार्कोनिकॉफ एडिशन को फॉलो किया था। फिर हमने पढ़ा था एचबीओ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जहां पर जस्ट उसका रिवर्स हो रहा था, बेकार जगह पे OH लग रहा था, याद करिए। बोरॉन के साथ जो हाइड्रोजन था वो अच्छी जगह ऐड हो रहा था क्योंकि पॉजिटिव क्रिएट हो रहा था वहां पे। तो इनसे रिलेटेड एल्कीन की भी रिएक्शन देखी थी और इनसे रिलेटेड एल्काइन की भी रिएक्शन देखी थी। फिर हमने पढ़ा था कहीं ना कहीं बेयर्स रिएजेंट जो अनसैचुरेशन के टेस्ट में आता है। फिर हमने पर एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ी थी और ओजोनोलिसिस जैसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन को हमने बहुत ही इजी वे में कवर किया था कि भैया प्रैक्टिस तो अच्छी है, मैकेनिज्म भी समझाया था अपन ने। और अभी मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो आपको मैं क्रॉस क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा कि भैया क्रॉस क्वेश्चन बनते कैसे हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का गोल की बात हम जस्ट प्रीवियस कुछ प्रैक्टिस के बाद हम आज के गोल की बात करने वाले हैं। तो देखिएगा प्रैक्टिस में आज अपने पास क्या आने वाला है। आज अपने पास आने वाला है ओजोनोलिसिस से रिलेटेड थोड़ी सी प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे अपना प्रीवियस लेक्चर जो कुछ थोड़ा बहुत भी कसर रह गई हो वो पूरी हो जाए। तो आपको मैंने एक सिंपल सी बात बताई थी कि ओजोनोलिसिस में कहीं ना कहीं 2 टाइप की ओजोनोलिसिस मैंने आपको बताई थी, जिसमें से पहला था रिडक्टिव और दूसरा था ऑक्सीडेटिव। फिर मैंने आपको यह बताया था कि जब रिडक्टिव को पहचानना हो तो भाई रिडक्शन नाम का एक मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन देगा तो रिडक्शन होगा। तो जिंक की प्रेजेंट बताई थी, वहां पर जिंक की प्रेजेंस होगी। और ओजोनोलिसिस है मतलब ओजोन और लिसिस मतलब वाटर। तो अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है इसका मतलब कहीं ना कहीं जिंक क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और अगर ऑक्सीडेटिव है तो यही रिएजेंट लेकर हम H2A2 भी ले सकते हैं। बस ये ऐड करना सिखाया था आपको। फिर जब प्रैक्टिस की थी तो प्रैक्टिस के टाइम हमने एक बात नोटिस की थी कि भैया क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो बहुत इजी वे में आपको मैंने बताया था कि मान लीजिए अगर O3 जिंक वाटर दिया तो भैया पहचानो जिंक दिया हुआ है, मतलब क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या करते हैं, पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन 2 वैलेंसी को ही कंटेन करता है। तो भैया एल्कीन की 2 वैलेंसी ऑक्सीजन को मिल जाएगी। तो क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, इस कार्बन से जब ऑक्सीजन जुड़ेगा ये बन जाएगा और बगल वाला कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्या यही बनना चाहिए था? और मान लीजिए मुझे रिवर्स रिएक्शन आनी हो तो भैया इनको ऐड कर दीजिए
और ऐड करते ही चीजें क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएंगी। ये हमने देखा था। फिर हमने ऑक्सीडेशन सीखा था, तो ऑक्सीडेशन में हमें यह पता था कि पहला काम हमें रिडक्शन ही करना है, पहला काम मुझे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही करना है, बस एक एक्स्ट्रा काम था, एंड दैट इज ऑक्सीडेशन। और मैंने आपको बहुत छोटी छोटी बात बताई थी कि जैसे अगर मुझे किसी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना हो, तो भैया एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ OH। तो H को किस में कन्वर्ट कर देंगे, OH में, वो भी कौन से H को, फंक्शनल ग्रुप वाले H को। तो बताओ क्या ये कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा। अब इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के पास कोई H नहीं है, तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये हमने देखा था। फिर हमने ये देखा था कि अगर मेरे पास कोई कीटोन हो, तो कीटोन के पास वैसे ही कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नाम की कोई भी चीज नहीं होगी। लेकिन खास बात, अगर फॉर्मल्डिहाइड हो, तो बेटा ये ऑक्सीडाइज होके जब ये HOH में चेंज होगा, ये HOH में चेंज होगा, तो एक कार्बन पे 2 OH आएंगे। और जब सेम कार्बन पे 2 OH आते हैं तो वो वाटर फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। ये हमने काफी पहले भी डिस्कस कर रखा है। और जब वाटर फॉर्म में रिलीज होंगे तो ये वैलेंसी इस ऑक्सीजन को मिलेगी, और फाइनली एक CO2 फॉर्म हो जाएगा। फाइनली क्या फॉर्म हो जाएगा, एक CO2 फॉर्म हो जाएगा। ये कहानी। तो कौन कहां तक ऑक्सीडाइज होगा, अगर ये पता लग जाए तो बेटा अपने पास बहुत इजी वे हो जाएगा ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिएगा जरा, एक क्वेश्चन देखिएगा। मान लीजिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया है कि मेरे पास एक एल्कीन है, और इस एल्कीन के साथ मैंने किया है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, O3 जिंक वाटर। बताओ भैया क्या करना चाहिए, यहां पर क्या करना चाहिए भैया, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना चाहिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड करना चाहिए। तो फाइनली यहां पर क्या बन जाएगा, फाइनली यहां पर ये एल्डिहाइड और ये एल्डिहाइड बन जाएगा। मान लो तुम्हें बैक रिएक्शन जानी है, तो ऑक्सीजन को ऐड अप कर दीजिए, एल्कीन बना दीजिए, बैक रिएक्शन आ जाएगी। मान लीजिए बेटा मैंने यहां पर O3 जिंक वाटर दिया है, और मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक डाई कीटो है और 2 मोल ऑफ SCHO है। ये कहीं ना कहीं मुझे मिला है प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब मेरे पास एक टास्क होगा कि यार जब ये प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है, तो क्यों ना इसे ऐड कर दिया जाए और रिवर्स रिएक्शन में एल्कीन बना दी जाए। यही तो करना चाहिए, बिल्कुल यही करना चाहिए। तो क्या करूंगा, मैं इस एक कार्बोनिल के साथ एक बार फॉर्मल्डिहाइड को ऐड कर दूंगा, और इस एक फॉर्मल्डिहाइड को यहां पर ऐड कर दूंगा। मतलब कहीं ना कहीं इस कार्बन के साथ इसकी एल्कीन बन जाएगी, इस कार्बन के साथ इसकी एल्कीन बन जाएगी, और जो फाइनल अपना रिएक्टेंट होगा वो कहीं ना कहीं ये होगा। अब आप रिवर्स क्वेश्चन को फॉरवर्ड तरीके से भी देख सकते हैं कि यहां पर ये प्रोसेस होना चाहिए। तो किस तरीके से हमने फॉरवर्ड रिएक्शन को प्रोसीड किया और किस तरीके से अपन ने बैकवर्ड रिएक्शन को प्रोसीड किया, इसमें कोई भी डाउट नहीं आएगा। आपको बात समझ में आ गई क्या आपको, क्लियर। अच्छा मान लीजिए सर मैंने आपके पास एक क्वेश्चन पूछा कि मेरे पास ये एक एल्कीन है और मैं यहां पर हॉट KMnO4 रख रहा हूं। मैंने एक बात बताई थी, हॉट KMnO4 भी क्या करता है, जस्ट लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अगर यही कोल्ड हो जाता तो क्या वो बेयर्स रिएजेंट हो जाता, अगर ये कोल्ड हो जाता तो क्या वो बेयर्स रिएजेंट हो जाता। ये लेक्चर नंबर 4 में हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर रखा है भाई। तो मुझे बताओ करना क्या चाहिए था। तो सर करने में कुछ है नहीं, पहले आप रिडक्टिव करिए, और रिडक्टिव को जहां तक आप ऑक्सीडाइज कर सकते हैं वहां तक आप उसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए। यही तो प्रोसेस है। देखिए आप, क्या वो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक तक ही चेंज हो सकता है क्योंकि H है, और क्या ये फॉर्मल्डिहाइड CO2 तक चेंज हो सकता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो मुझे बताओ क्या यहां पर एक बन जाएगा कार्बोक्सिलिक और एक बन जाएगा CO2। मतलब एक बात समझ में आई कि यार टर्मिनल एल्कीन जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं फॉर्मल्डिहाइड जैसे मॉलिक्यूल को फॉर्म करेगी, और फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर CO2 बना सकता है। तो कहीं ना कहीं बात आई कि अगर CO2 है ना भाई, तो पक्की बात है रिएक्टेंट में क्या रहा होगा, टर्मिनल एल्कीन रही होगी। ये है खास बात। ये है क्वेश्चन का मतलब, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है ये। बस इनको थोड़ा सा ध्यान दे दोगे ना, तो ओजोनोलिसिस की मैं कह रहा हूं सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए एक थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए सर मुझे किसी ने कहा कि भैया O3 है, यहां पर O3 के साथ मैंने क्या किया, H2O लिया और H2O2 ले लिया। क्या मुझे जिंक दिख रहा है, नहीं। इसका मतलब देखते ही समझ में आया ये क्या है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। देखते ही समझ में आया क्या है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस।
और जो यहां प्रोडक्ट दिए गए हैं वो प्रोडक्ट दिए गए हैं 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। मतलब कहीं ना कहीं ये जो फॉर्म हुआ होगा, ये फॉर्म हुआ होगा कहीं ना कहीं इनके मिलाने से। सही बात है, क्योंकि CH3COH है और ये CH3COH है। अगर मैं इस कार्बन को इस कार्बन के साथ मिला दूं और एल्कीन बना दूं, तो क्या मैं क्लियरली कह सकता हूं कि भैया ये कुछ इस तरीके से ऐसा रहा होगा, क्योंकि मैंने इनको जोड़ दिया है। तो सोचिए, आप इन्हें ऑक्सीडाइज करते तो क्या आप वही बनाते जो मैंने बना रखा है। अब इसमें एक छोटी सी बात फंसती है। वो क्या फंसती है उसको जरा से, थोड़ा नया है जो हमने कल नहीं देखा था, थोड़ा नया रहेगा आपके लिए, लेकिन अगर आप ढंग से सीखेंगे ना तो फिर वो थोड़ी ही देर में आपके लिए बिल्कुल फैमिलियर हो जाने वाला है। तो बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। वो बात यह है कि अगर मान लीजिए सर इन केस ऑफ एल्काइन की बात की जाए, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इन केस ऑफ एल्काइन अगर मैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहा हूं, अगर मैं क्या कर रहा हूं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो यार एल्कीन का तो चलो मुझे पता है कि एल्कीन में 2 बॉन्ड होते हैं, पूरे पूरे टूटते हैं और ऑक्सीजन ऑक्सीजन लग जाता है। लेकिन यार जब मैं यहां पर एल्काइन की बात करूंगा तो एल्काइन में तो 3 बॉन्ड होते हैं, लेकिन सर ऑक्सीजन तो वैसे ही 2 ही वैलेंसी ले सकता है। तो जब 2 ही वैलेंसी ले सकता है तो क्यों ना 2 बॉन्ड ही तोड़े जाएं और ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दिया जाए। तीसरे की जरूरत क्या है भाई, 3 थोड़ी लेके जाएगा। तो एक सिंपल सी बात है, जहां आपने एल्कीन में पूरे पूरे बॉन्ड तोड़े थे, क्या आप एल्काइन में 2 बॉन्ड तोड़ोगे, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 ही वैलेंसी ही तो चाहिए। मतलब यहां पर बनने वाला है एक डाई कीटो फॉर्म, और यह है इसका प्रोडक्ट। कब, जब एल्काइन का केस हो तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या बनता है, एक डाई कीटो फॉर्म बनता है। क्या बनता है, एक डाई कीटो फॉर्म। यह अपने लिए नया है, यह अपने लिए कुछ नया है। अब सोचो, अगर मेरे पास एल्कीन होती यहां पर तो पूरा पूरा टूटता, और एल्काइन में होते हैं 3 बॉन्ड, लेकिन ऑक्सीजन को चाहिए 2 वैलेंसी, तो क्या मुझे 2 ही बॉन्ड तोड़ने चाहिए। ठीक, समझ में आ गया क्या ये पार्ट, ये पूरा पार्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। क्लियर हो गया। अब यहीं पर मैं थोड़ा सा चेंज करके इसे ऑक्सीडेटिव में लाना चाहता हूं, कि मान लीजिए ये केस रिडक्टिव का ना होके ऑक्सीडेटिव का होता, तो भैया ऑक्सीडेटिव में तो पहले रिडक्टिव होता है और फिर उसका ऑक्सीडेशन होता है, यही तो होता है। बिल्कुल सर, यही होता है। तो मान लीजिए अगर ये एल्काइन है और एल्काइन के साथ मैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर रहा हूं, O3 वाटर H2O2, या फिर मैं ले सकता हूं हॉट KMnO4। जब मैं ये लूंगा तो बताओ, अभी भी रिडक्टिव में तो भैया 2 ही बॉन्ड टूटेंगे और ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं पहला फॉर्म तो डाइकीटो ही बनेगा। लेकिन मेरे भाई, क्या मैं कह सकता हूं कि इसका जो ऑक्सीडेशन है, इनके लोन पेयर रिपल्शन की वजह से, क्या ये बीच वाला बॉन्ड टूटना चाहेगा? और जब टूटना चाहेगा और ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, तो ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब क्या बताया था भाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किस टर्म्स में जुड़ता है, OH। तो मुझे एक OH इधर दे देना है और एक OH इधर दे देना है। तो फाइनली मेरे पास क्या बन गया, एक एसिटिक एसिड बन गया, जो कि 2 मोल बनेंगे। अब यही मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा था कि यार जब एल्काइन था तो भी यही प्रोडक्ट बन रहा है, सही बात है कि नहीं है, और जब एल्कीन है तो भी यही प्रोडक्ट बनते हुए देखा हमने। तो मैं कैसे पहचानूंगा कि ये एल्काइन है या एल्कीन है? इसके लिए वो एक कंडीशन देता है, इसके लिए वो एक कंडीशन देता है। उस कंडीशन को समझना बेटा, उस कंडीशन को समझना। थोड़ा सा आपको इतना पता लग चुका है कि भैया बनता क्या है और कैसे बनता है। कंडीशन ये आती है, कंडीशन ये आती है कि मान लीजिए सर मैं एक बेयर्स रिएजेंट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, बेयर्स रिएजेंट की। तो बेयर्स रिएजेंट की कहानी में एक खास बात आई थी कि एल्कीन में, अगर आपको याद हो, थोड़ा सा लेक्चर पुराना हो चुका है, 4 लेक्चर, तो आपको याद हो तो कहीं ना कहीं उस एल्कीन में हम KMnO4 के साथ OH OH को जोड़ रहे थे, और वो भी सिन एडिशन में जोड़ रहे थे।
सही बात है, सीन एडिशन में जोड़ रहे थे और क्या कर रहे थे, OH OH को जोड़ रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं ये एक फाइनल प्रोडक्ट आया था मेरे पास। क्या मैं इसको डाइऑल बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। लेकिन सोचो अगर ये एल्कीन ना होके एल्काइन होती और रिएक्शन में ऐसा हो रहा होता, तो क्या मैं अभी भी रिएक्शन ऐसी ही करता, लेकिन मैं अभी भी सीन एडिशन के साथ एक्सेस में रिएक्शन करता, और एक्सेस में रिएक्शन करके मेरे भाई एक बार तो ये बनता सबसे पहला स्टेप, और एक बार क्या फिर से OH OH जुड़ते और फिर से OH OH जुड़ के क्या सेम कार्बन पे 2 OH आने चाहिए थे, हां या ना? 2 मोल जोड़ दिए मैंने, एक्सेस में जोड़ दिया। अब यार सेम कार्बन पे 2 OH क्या रिलीज करते हैं? अभी मैंने आपको बताया था वाटर रिलीज करते हैं, मतलब एल्काइन के केस में सोचो क्या कोल्ड KMnO4 के साथ डाई कीटो बन रहा है। एल्काइन के केस में कोल्ड KMnO4 के साथ क्या बन रहा है? डाई कीटो बन रहा है। तो यही डिफरेंस है, वो यही कंडीशन का यूज करता है। तो याद रखने वाली बात क्या है कि भैया अगर एल्कीन है तो मैंने एक ही स्टेप में किया, डाइऑल बन गया, और जब एल्काइन है तो मुझे 2 मोल लेने पड़े जो कि मुझे डाई कीटो में कन्वर्ट करके देने वाले हैं। अब उसने क्या किया, अब उसने क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ लिखा। क्या लिखा उसने? क्वेश्चन में ऐसा दिया कि मेरे पास एक A है जो रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के साथ। अब ये पहचान सकते हैं अपन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के साथ है, और बन रहा है एसिटिक एसिड ओनली। अब इसने ओनली बोल दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों मोल किसके बन रहे होंगे? एसिटिक एसिड के ही बन रहे होंगे। ये लैंग्वेज यूज करता है वो ओनली वाला। अब ये मत सोचना एक बनेगा, भाई एक तो बन ही नहीं सकता, वो तो टूटने के बाद 2 में कन्वर्ट होंगे, तो एक तो बन ही नहीं सकता। फिर इसने बोला कि ए जो रिएक्शन करेगा कोल्ड KMnO4 के साथ, वो कुछ डाइऑल फॉर्म करने वाला है। इतना देखते ही समझ में आया कि अरे भाई साहब डाइऑल फॉर्म करने वाला है, पक्की बात है ये एल्कीन होगा। सही बात है कि नहीं है? और जब एल्कीन होगा तो तुरंत समझ में आया 2 मोल लिया था और इनको क्या करना है? जोड़ देना है, खत्म, बन जाएगा एसिटिक एसिड। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि भैया ए है, ओजोनोलिसिस किया है, लेकिन इस ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में उसके पास जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो अभी भी एसिटिक एसिड ही बन रहे हैं, लेकिन ए के साथ जब मैंने कोल्ड KMnO4 किया तो भैया ये डाई कीटो बन रहा है, और डाई कीटो बन रहा है, तुरंत हिट कर गया अपने दिमाग में, अरे भाई साहब ये पक्की बात है एल्काइन रहा होगा। तो बताओ आंसर क्या करता? मैं 2 मोल इसके लेता कुछ इस तरीके से, और बीच में क्या बना देता? एल्काइन बना देता। बीच में क्या बना देता? एल्काइन। ये कहानी फंसती। फिर आपको यह समझ में आता कि अब ये है मेजर प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट। ऐसा पूछता है तो सोचो कंफ्यूजन कहां था? एल्कीन और एल्काइन में। और उस कंफ्यूजन को दूर किसने किया? कोल्ड KMnO4 की कंडीशन ने, कि अगर एल्कीन हो तो कोल्ड KMnO4 क्या करता है? डाइऑल बनाता है, और एल्काइन हो तो क्या करता है? डाई कीटो बनाता है। कभी कभी इस कोल्ड KMnO4 की जगह ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी लेते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, क्योंकि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की खास बात है कि यह भी बिल्कुल किसकी तरह काम करता है? जस्ट लाइक कोल्ड KMnO4, बिल्कुल कोल्ड KMnO4 की तरह। एल्कीन हो तो डाइऑल, एल्काइन हो तो डाई कीटो। तो यह बात यहां पर आई थी। अब जरा एक क्वेश्चन कर लिया जाए क्या? चलिए ध्यान से बेटा, मैं कुछ चीजें पूछ रहा हूं, जरा मुझे बताइएगा। बताइए ऐसी 2 रिएक्शन का नाम जो एल्काइन के साथ डाई कीटो बना रही हैं। एक तो आपको याद है कोल्ड KMnO4, एक शायद अभी आप भूल चुके हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले अपन ने किया था, दैट इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। भैया रिडक्टिव के बाद ही तो टूटा था और ऑक्सीडेशन में कार्बोक्सिलिक बन गया था, लेकिन रिडक्टिव में डाई कीटो बनता है। कब? जब एल्काइन हो। और एल्कीन में तो 2 ही बॉन्ड होते हैं, दोनों को तोड़ा पूरा पूरा अलग कर दिया, लेकिन एल्काइन पूरा पूरा नहीं टूटता है। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना के देता हूं, जरा सुनिएगा। एक क्वेश्चन है ए, इसने बोला कि भैया इसने कोल्ड KMnO4 के साथ बनाया है इसने एक डाई कीटो फॉर्म, और फिर इसने क्या बोला कि O3 जिंक वाटर के साथ
इसने प्रोडक्ट बनाया है बी और आपको बताना है ए एंड बी। आप सोचो बना सकते हैं अपन, क्योंकि अपने को पता है कि कोल्ड KMnO4 लो या फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी ले सकता है, दोनों सेम बात है। अगर मैं इस ए को बनाऊं तो मुझे इतना कंफर्म है कि ये पक्का एल्काइन की बात कर रहा है, और एल्काइन का रिडक्टिव ओजोलिसिस मतलब दो ही बॉन्ड तोड़ने, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ने, तो भैया ये भी क्या बन गया, डाइकीटो बन गया। ऐसा क्वेश्चन है। हो सकता है इसके साथ ये रिएक्शन और करा सकता था O3 H2O H2O2। क्या ये ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस है? और ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस है तो मुझे बताइएगा क्या ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता और कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाता, मतलब प्रोडक्ट ये बन जाते, हाँ या ना बताइए, ये बनता। तो इस तरीके से क्रॉस क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए मेरे पास कि भैया मेरे पास लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे ना तो मैं तुरंत हिट करके बता दूं कि ये बनना चाहिए। ये खास बात है। बात समझ में आ गई? थोड़ा एक बार रिवीजन कर ले। OMDM में जब एल्कीन लिया था तो OH लगा था, और एल्काइन में OH लगने के बाद टॉटोमर हुआ था और कीटोन बन गया था। यही सेम काम हाइड्रोबोरेशन में हुआ था। एल्कीन था तो OH लगा था, मोनो OH, और जैसे ही एल्काइन आया था तो वो टॉटोमर में चेंज हो गया था। इसीलिए ध्यान रखना कार्बोनिल। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कर ली जाए जिससे याद आ जाए सब कुछ। मान लो यहां पर एल्काइन है तो याद करिए पहली रिएक्शन में दे रहा हूं OMDM वाली HgO एसाइलेट का होल ट्वाइस, याद करिए वाटर, और दूसरा डीमर्क्यूरेशन के लिए क्या यूज किया था, NaBH4 बेसिक मीडियम में, और यहीं पर मैंने यूज किया हाइड्रोबोरेशन BH3, याद करिए BH3 था, THF के प्रेजेंस में H2O2 वो भी बेसिक मीडियम में, यहां से OH आता था, यहां से H आता था, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन था। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बनना चाहिए था, और इसके बाद क्या होना चाहिए था, टॉटोमर, और टॉटोमर बनते ही समझ में आ गया कि ये कार्बोनिल बन जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनॉल से क्या बन जाता है, कीटो। और जब यहां की प्रैक्टिस की थी तो याद करिए इसमें कहीं ना कहीं मार्कोनिकॉफ एडिशन था, OH यहां जुड़ता था इस वाटर के थ्रू, और जैसे ही टॉटोमर किया तो मेरे भाई ये बन जाएगा। मान लो रिलेशन पूछ ले इनमें तो पोजीशन नहीं होगा, क्योंकि वो कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, रिलेशन होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो थोड़ी बहुत चीजें याद रखिए, दिमाग को खोलिए, आराम से मस्त सीखिए, और हर वैरायटी के क्वेश्चन जितने मैं करा सकता हूं उतने मैं कराने की कोशिश यहां पर करूंगा। अब आते हैं आज के गोल पे। आज का गोल अपना क्या है? आज का गोल है अपना बची हुई एल्काइन रिएक्शन को करना, क्योंकि जो मिक्स थी वो मैंने करा रखी है लगभग, और बात करेंगे एल्काइन के रिडक्शन की, और फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सेम जैसा हमने X2 के साथ एल्कीन में किया था, आज एल्काइन के साथ करेंगे। देन हमने एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, देन उसी से रिलेटेड मैकेनिज्म को सीखना। ये आज का टास्क है अपना। मतलब आज के टास्क में मेजर पार्ट है हम एल्काइन की बची हुई रिएक्शन को पूरा करने वाले हैं, जिसमें एल्कीन का यूज आएगा, एल्कीन के मैकेनिज्म का यूज आएगा, और बचा हुआ एरोमेटिक कंपाउंड में जो भी रिएक्शन बच गई है आज हम ESR के थ्रू, याद करिए हमने पहले लेक्चर में टाइप ऑफ रिएक्शन को सीखा था जिसमें ESR सबसे अच्छा मैकेनिज्म ESR का निकला था, और हमने काफी सारे फैक्टर पढ़े थे, कहां पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा कि मेटा पे जुड़ेगा, ये सारी बातें की थी। आज फिर से मैं थोड़ा सा रिवीजन करूंगा और आपको याद आ जाएगा। मान लीजिए आप भूल गए हो तो आप लेक्चर नंबर 1 को, हाइड्रोकार्बन के लेक्चर नंबर 1 को फटाक से ESR वाला देख लेना, और फिर आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि पहले बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए। जब बेसिक अच्छा होगा ना तो हम ऐसे क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। कल मैंने ओजोनोलिसिस में क्यों अच्छे क्वेश्चन नहीं कराए, क्योंकि पहले कल मैं बेसिक जनरेट कर रहा था, उस बेसिक पार्ट को आपको सिखा रहा था। आज मेरे पास मौका मिला जो मुझे कहीं ना कहीं अच्छे क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको समझ में आ जाए, ऐसा कुछ तरीका मैंने निकाला, और आपको समझ में आ गया है, नो डाउट आपको समझ में आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला रिएक्शन एल्काइन के साथ। और एल्काइन के साथ जो पहली रिएक्शन आने वाली है एक्चुअल में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ अब रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता ही है कि भैया एल्काइन के साथ अब जो भी रिएक्शन आएगी, अब उसमें सबसे पहला आने वाला है कहीं ना कहीं हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। अब हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है ये हमने पहले भी देखा था,
और आज उसको हम थोड़ा और देख लेंगे, बस इतनी सी बात है, यही हमें देखना है। तो सबसे पहले रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं एल्काइन की, एंड दैट इज लिंडलार कैटलिस्ट। रिडक्शन प्रोसेस है ये पूरा का पूरा। इस रिडक्शन प्रोसेस को कैसे कंप्लीट किया जाए जरा ध्यान से देखना, पूरे तरीके ध्यान से देखिएगा। यहां मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं आपको। यहां आपको आइडिया मैं ये देता हूं कि मान लीजिए मेरे पास कभी भी कोई एल्काइन हो और एल्काइन के साथ मैंने H2 रिडक्शन किया है। रिडक्शन क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है? रिडक्शन। अब हाइड्रोजन कहां मिलता है? हाइड्रोजन मिलता है मेटल सरफेस पे। हाइड्रोजन कहां मिलता है? मेटल सरफेस पे। अगर मेटल सरफेस से ये हाइड्रोजन को रिमूव कर ले तो मेरे भाई सीधे सीधे क्या करेगा? 1 मोल अगर करना चाहे तो 1 मोल कर सकता है, 2 मोल करना चाहे तो 2 मोल कर सकता है। तो यहां क्या होगा? यहां पहले एल्कीन में चेंज होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ चुके होंगे, और फर्दर एल्कीन कहीं ना कहीं फिर से हाइड्रोजन जोड़ के एल्केन में चेंज हो जाएगा। यही तो खास बात है। मैंने पहले 1 मोल किया, फिर मैंने 2 मोल किया, और काफी सारी कहानी हमने पढ़ रखी है कि EN पे डिपेंड करता है। ये सब कुछ हमने हाइड्रोजनेशन के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 1 में। इसीलिए टाइप ऑफ रिएक्शन पहले पढ़ाई थी, फिर उससे रिलेटेड नेम रिएक्शन हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी वैसी चीजें। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि यार ये जो रिडक्शन है, अगर मैं एल्कीन से एल्केन तक जा रहा हूं तो भी रिडक्शन है, एल्काइन से एल्कीन तक जा रहा हूं तो भी रिडक्शन है, और एल्काइन से एल्केन तक जा रहा हूं तो भी ये क्या है? रिडक्शन ही है। सही बात है। अच्छा, मान लो फाइनली एल्केन के बाद तो कुछ नहीं बनना चाहिए था, एल्केन के बाद तो कुछ नहीं बनना चाहिए था, कुछ होना ही नहीं चाहिए इसके अलावा। तो ऐसे केसेस में जो हम नाम देते हैं वो नाम सुनिएगा आप। जब हमने एल्काइन से एल्केन तक के सफर कवर किया तो ये भैया फुल्ली रिडक्शन है। कौन सा रिडक्शन है? फुल्ली रिडक्शन। और जब मैंने एल्काइन से एल्कीन तक का किया तो इसको बोलते हैं पार्शियली रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? पार्शियली रिडक्शन। और एल्कीन से एल्केन, भैया फाइनल तो एल्केन ही पहुंच रहा है ना, दैट इज फुल्ली रिडक्शन। फाइनल हमें कहां तक पहुंचना है? हमें एल्केन तक पहुंचना है फाइनल। तो समझ लो कि भैया वो कहां तक पहुंच चुका है? फुल्ली रिडक्शन के थ्रू पहुंच चुका है। तो बात आई सर रिडक्शन तो हो रहा है, फुल्ली पार्शियली का क्या रोल है? क्योंकि मेरे भाई अब जो रिएक्शन आने वाली है ना, वो कहीं ना कहीं पार्शियल रिडक्शन का ही इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब क्यों पार्शियल रिडक्शन होता है, क्यों फुल्ली नहीं हो पाया, इसका क्या रीजन है, वो हम अब देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली रिएक्शन को मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं, दैट इज लिंडलार कैटलिस्ट। होता क्या है, जब हम लिंडलार कैटलिस्ट की बात करते हैं तो भैया इसमें हाइड्रोजन तो मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को ऐड करना है, और हाइड्रोजन कहां मिलता है? मेटल सरफेस पे। यहां छोटा सा डिफरेंस होता है, मेटल से साथ हम सॉल्वेंट भी ले लेते हैं। H2PD, BaSO4 ले लिया, CaCO3 ले लिया, ये सॉल्वेंट कहीं ना कहीं हम यहां लेते हैं। तो पता चला भैया सॉल्वेंट लेते हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क यह है बेटा कि जब सॉल्वेंट में PdBaSO4 होगा तो भैया मेटल सॉल्वेंट में हाइड्रोजन का जो अट्रैक्शन है वो सॉल्वेंट के थ्रू और टाइट हो जाएगा, और टाइट हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेटल पे तो है ही अट्रैक्शन, और सॉल्वेंट की वजह से अट्रैक्शन और बढ़ गया है, तो इसकी टाइटनेस क्या हो जाएगी? और ज्यादा हो जाएगी। और जब टाइटनेस ज्यादा हो गई तो भाई H को निकालना एल्काइन के बस में तो है, क्योंकि एल्काइन की EN अच्छी खासी है। तो एल्केन में इतना तो कंफर्म है कि भैया एल्काइन जब हाइड्रोजन लेगा ना भाई, तो ये तो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन जब एल्कीन की बारी आएगी ना, तो वो मेटल से तो ले पा रहा था, लेकिन मेटल सॉल्वेंट से वो कहीं ना कहीं उसे रिमूव नहीं कर पाएगा। और जब नहीं कर पाएगा तो मेरे भाई ये एल्कीन तक तो रिड्यूस होगा H जुड़ के, लेकिन फाइनली अब जब मैं H2PD BaSO4 करूंगा ना, अब ये रिएक्शन नहीं देगा। अब ये कहीं ना कहीं H2 को उस मेटल सॉल्वेंट से ब्रेक नहीं कर पाता। अब सोचो सब कुछ क्या हुआ है? सीन एडिशन। तो सब कुछ जब सीन एडिशन है तो क्या ये सेम साइड जुड़ते तो क्या मैं इसी को कहीं ना कहीं
एक सिस एल्कीन बोलता या नहीं बोलता, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो मैथिल को उसी तरफ कन्वर्ट कर देंगे और कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा, एक सिस एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक सिस एल्कीन। ये खास बात है कि किस तरीके से सिस एल्कीन बनता है, वो भी मेटल सॉल्वेंट के थ्रू। और यही है लिंडलार कैटलिस्ट। ये है लिंडलार कैटलिस्ट। सीधे नाम से पूछता है तो बताओ क्या लिंडलार कैटलिस्ट फुल्ली रिडक्शन है या एग्जांपल ऑफ पार्शियली रिडक्शन है? तो भैया कैसा रिडक्शन है, पार्शियली रिडक्शन। अगर यहीं पर सिर्फ मेटल होता तो एल्काइन पहले एल्कीन में जाता और एल्कीन फर्दर एल्केन में जाता। लेकिन यहां पर मेटल सॉल्वेंट है और मेटल सॉल्वेंट्स में कहीं ना कहीं क्या हो गया, सॉल्वेशन फैक्टर। और भैया सॉल्वेशन फैक्टर से फिर हम H को रिमूव नहीं कर पाएंगे, और H को रिमूव नहीं कर पाएंगे इसका मतलब एल्कीन में इतनी पावर नहीं थी, इतनी ईएन नहीं थी कि वो H को रिमूव कर सके। तो फिर वो किस तरीके से उसे रिड्यूस करेगा, नहीं कर पाएगा। क्या आपको बात ये क्लियर हो चुकी है? एक और रिडक्शन पढ़ने वाले हैं, इसी का एक पार्ट है जिसका नाम है बर्च रिडक्शन। ये भी एक पार्शियल रिडक्शन है लेकिन थोड़ा सा अलग है। पार्शियल रिडक्शन लेकिन थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म अलग है, इसका प्रोसेस अलग है और इसका रिएजेंट अलग है। ये दोनों जब भी पूछे गए ना एग्जाम में, एडवांस का पैसेज आया है इस पे यार, एडवांस का पैसेज पूछा है। पैसेज में 2 क्वेश्चन आए थे, एक लिंडलार से रिलेटेड था, एक बर्च से रिलेटेड था, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो क्यों ना पढ़ लिया जाए भाई, क्यों ना अपनी मेहनत इस पे झोंक दी जाए, क्यों? चलो लगते हैं। तो भैया एक बात तो समझ में आई कि यहां पर पार्शियल रिडक्शन की बात हो रही है। यहां पर हम जो लेते हैं वो सोडियम मेटल लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, और एक सोर्स होता है हाइड्रोजन का जिसे हम ROH बोलते हैं। ये है अपने पास इसका रिएजेंट, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। अब सोडियम क्यों लिया भैया, हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया? अरे भाई हाइड्रोजन का ऐड होना भी रिडक्शन है, और सोडियम की खास बात है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन। तो भैया इलेक्ट्रॉन का ऐड होना भी क्या है, रिडक्शन है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, रिडक्शन है। अब किस तरीके से ऐड होता है बस यही देखना है बेटा हमें। देखिए जरा, यहां मैंने लिया एक एल्काइन। एल्काइन की खास बात है कि यहां पर भी कहीं ना कहीं डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा है कि दोनों तरफ सेम है, जनरेट कैसे हो रहा होगा? तो आपने सुना होगा कि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, जब कोई आपके सामने कोई पोलैरिटी वाला आता है तो उसको भी इंड्यूस कर देता है, थोड़ा बहुत इंड्यूस फैक्टर तो आता ही आता है। ये वही एग्जांपल है। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन ने इस पर अटैक किया होता तो एक बॉन्ड बना के एक बॉन्ड तोड़ना भी चाहेगा तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको वापस कर देगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको चले गए। तो क्या फाइनली मेरे पास एक एल्कीन तो बनी हुई मिलती, लेकिन एक ऑड इलेक्ट्रॉन इसे मिलता और इसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता नेगेटिव चार्ज के टर्म में। यही तो होता। और भाई साहब लोन पेयर और रेडिकल में कहीं ना कहीं क्या होता है, रिपल्शन होता है। और लोन पेयर रेडिकल में रिपल्शन क्यों हुआ? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये कहीं ना कहीं स्पिन होती है ना भाई, अप एंड डाउन। तो ये अप भी हो सकता था, डाउन भी हो सकता था। मान लो ये अप और अप होता तो रिपल्शन होता कि नहीं होता? मुझे कभी ना कभी तो होता। अब रिपल्शन हो रहा है तो क्या करूं, इनको रिवर्स कर दो। जब भी रिपल्शन हुआ है मन ने उसको दूर कर दिया है, सेम साइड थे और जब दूर किया, ऑपोजिट साइड किया, तो सोचो क्या ये एल्कीन में कहीं ना कहीं रेडिकल नीचे हो गया और लोन पेयर ऊपर हो गया। सही बात है कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं चीजों क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। और जैसे ही रोटेट किया मेरे भाई, ये ट्रांस में कन्वर्ट होने लग गया। देखो अब क्या करेगा, ये रहा नेगेटिव, ये रहा हाइड्रोजन का सोर्स, हाइड्रोजन को ये नेगेटिव ले लेगा, मतलब ROH से क्या ले लेगा, H, और फाइनली क्या बना लेगा, एक H। ये रेडिकल क्या करेगा भैया, एक इलेक्ट्रॉन और लेगा, नेगेटिव बनाएगा, नेगेटिव फिर से H ले लेगा, और फाइनली H और H इस तरीके से जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं एक ट्रांस एल्कीन फॉर्म करेंगे। तो जब हमने लिंडलार कैटलिस्ट देखा तो वहां हमने क्लियरली ये देखा कि भैया वहां पे सिस एल्कीन बन रही है, क्योंकि वहां इतने चोचले नहीं है, वहां सीधे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, खत्म। लेकिन यहां पहले इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो रेडिकल और लोन पेयर में कन्वर्ट कर रहा है और फाइनली वो
ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का रीजन है उनमें रिपल्शन कम हो, इसीलिए वो रोटेट हुए। देखो तब दिमाग में तुम्हें याद रहता है जब ये बातें याद रहती हैं कि यार ट्रांस क्यों बना था, क्योंकि वहां रिपल्शन हुआ था और रिपल्शन में कहीं ना कहीं वो रिपल्शन से रोटेट हो जा रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं क्या बना लेंगे, ट्रांस। और लिंड-लार कैटलिस्ट में सीधे जुड़ रहा था, क्या बनाएंगे, सिस। अच्छा अब एल्कीन पे अटैक नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इतना डेल पॉजिटिव नहीं होता, तो अब एल्कीन के बाद फर्दर रिडक्शन नहीं होगा। तो ये भी किसका एग्जांपल आपने ढूंढा है, पार्शियल रिडक्शन का। तो आपने पार्शियल रिडक्शन के दो लिख लिए, एक लिंड-लार कैटलिस्ट और एक बर्च, एक सिस एक ट्रांस। बताओ दोनों में रिलेशन क्या है, जीआई का, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक सिस है दूसरा ट्रांस है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है वो। अच्छा यहीं पर मान लो बर्च को थोड़ा सा एक और बताता हूं, बेंजीन डेरिवेटिव को भी रिड्यूस करता है। देखो कैसे, अगर मैं बेंजीन डेरिवेटिव का केस लूं, ठीक है, किस तरीके से बर्च रिडक्शन ने इसको रिड्यूस किया होगा, जरा ध्यान से देख लेते हैं इसको। जब हम यहां पर हम सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया लेंगे, तो मेरे भाई सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया और H का सोर्स ROH ले लिया। अच्छा सोडियम तो वैसे ही अटैक करेगा, कैसे, सोडियम ने क्या किया, सोडियम सोडियम पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो गया। जब ये बेंजीन पे अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी पाई बॉन्ड पे अटैक कर सकता है और बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। तो एक जगह बनेगा रेडिकल, एक जगह बनेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या करें, अब तो रिंग है, रिंग तो नहीं टूट सकती रोटेट करके, तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं रेजोनेंस, जिससे इन दोनों में कहीं ना कहीं डिस्टेंस बढ़ जाए, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था। तो जब ये रेजोनेंस करेंगे ना, तो सोचो ये रेडिकल ने अगर रेजोनेंस किया और लोन पेयर यहीं का यहीं है, क्या ये बनना चाहिए, अगर ये रेजोनेंस करके यहां आ जाए तो पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा। अब क्या करना है, अब दोनों को H दे दो, ये ROH से H ले लेगा, ये भाई साहब पहले एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, नेगेटिव बनाएंगे और फिर से H लेंगे, और फाइनली एक ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो देखो बेंजीन जैसी चीज को भी इसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ये है खास बात। तो बर्च रिडक्शन का पूरा मेथड मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया, क्योंकि अब आपको पूरी नॉलेज मिल गई है कि ये बर्च रिडक्शन क्या करता है। तो लिंड-लार कैटलिस्ट सिस में चेंज करता है, बर्च रिडक्शन ट्रांस में चेंज करता है। अब सोचो ये सारी रिएक्शन वहां पर मैच हो सकती है, कहां पे, Br2CCl4, Br2 वाटर, कोल्ड KMNO4 जो सिन एडिशन करता था, सिस ट्रांस, और ये मतलब सारी कहानी मिस हो गई यार, सारी कहानी मिक्स हो गई। अब क्वेश्चन कितने तगड़े तगड़े बन सकते हैं, लेकिन अगर एक कॉन्सेप्ट आपको याद है, वो कार वाला याद है, सिस एंटी रेसमिक, और वहीं से मैंने सारे बना दिए थे, एंटी वाले भी और सिन वाले भी, और वो सारे चीजें यहां अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात, रेसमिक मतलब ऑपोजिट साइड जुड़ना, मीजो मतलब सेम साइड जुड़ना, और एल्कीन को तो पता ही है, ऊपर ऊपर कार रखोगे, कार्बन वाले को रखोगे। ये कहानी पूरी मिक्स की थी अपन ने। अब अपन एक क्वेश्चन को मिक्स करके दोनों के थ्रू करके देखते हैं कि होता है या नहीं होता है। देखिएगा जरा, क्वेश्चन सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने ड्रॉ करने जा रहा हूं मैंने सबसे पहले क्या किया, एक एल्काइन लिया और एल्काइन की रिएक्शन कराई H2PD BSO4 के साथ। क्या ये लिंड-लार कैटलिस्ट है, पार्शियल रिडक्शन करेगा और सिस एल्कीन बनाएगा, सही बात है। फिर मैंने यहां लिया सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया और ROH H का सोर्स है, ब्रिटिश बर्च रिडक्शन किस में चेंज करेगा, ट्रांस में। ये मैंने A दे दिया, ये मैंने B दे दिया। अब B से रिएक्शन जब की तो जो कि ट्रांस बन चुका है, एक मैंने किया Br2CCl4 के साथ जो कि एंटी एडिशन करता है, और एक मैंने किया कोल्ड KMNO4 के साथ जो कि सिन एडिशन करता है। और सबका फिशर फॉर्म पूछ रहा हूं मैं, सबका फिशर फॉर्म पूछ रहा हूं, इसलिए तभी ये कर पाओगे जब सारे लेक्चर आपने लाइन से देखे होंगे और समझे होंगे, तब आप जाके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। वरना क्वेश्चन का क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन तो मैं यूं ही करा दूं। कुछ अच्छा करें ना यार, कुछ अच्छा मिक्स करें, तब आके टारगेट मिलता है अपने को, यार ये करना है अपने, तब आता है मजा। फिर ए के साथ भी मैंने यही काम किया, सिस बन चुका था, मैंने यहां Br2CCl4 लिया जो कि एंटी एडिशन है, और एक जगह मैंने क्या किया, कोल्ड KMNO4 लिया जो कि सिन एडिशन है, और मैंने ये सारे अननोन एक गिवन रिएक्टेंट के थ्रू पूछ लिया। अब देखो आपसे 5-6 रिएक्शन, कितनी सारी रिएक्शन रिवाइज होने वाली है, जरा ध्यान से इसका सॉल्यूशन देखिएगा।
तो भैया इतना पता है कि ये ट्रांस बन जाएगा, इतना पता है कि ये सिस बन जाएगा। याद करो सिस एंटी रेशमिक कार था, तो ट्रांस एंटी मीजो हो गया। यहीं से सिस के साथ एंटी है, रेशमिक है, तो सिस के साथ सिन में क्या होगा, रेशमिक तो एंटी में बन चुका है, मीजो। ट्रांस के साथ सिन में क्या होगा, मीजो तो बन चुका है एंटी में, रेशमिक। खत्म। ट्रांस एंटी मीजो, मीजो मतलब सेम साइड। ये लो भैया बी आर और बी आर सेम साइड जोड़ दिया, और ये रहा CH3, ये रहा CH3। ट्रांस सिन रेशमिक, रेशमिक में भैया OH OH जुड़ता है, याद आ रहा है आपको, कोल्ड के NO4 ऑपोजिट साइड जोड़ दिया, ये लो खत्म। और जब मैं सिस के साथ करूंगा, सिस सिन मीजो, ये लो भैया OH OH सेम साइड। और सिस एंटी रेशमिक मतलब ऑपोजिट साइड, ये रहा BR, ये रहा BR, ये रहा H, ये रहा H, C, C। सारे क्वेश्चन फटाफट। कितना टाइम लगा, मुश्किल से 20 सेकंड की बात कर रहा हूं, मुझे बनाने में लग रहा है। क्या मुझे ये मेथड सिर्फ कहां से निकला, कार से। एक को पकड़ लो, एंटी में रेशमिक था तो सिन में तो रेशमिक नहीं होगा, मीजो होगा। एंटी में मीजो था तो सिन में क्या होना चाहिए, रेशमिक। खत्म। एक कार से सारे ये चारों फॉर्मूले बना सकते हो, और सबके फिशर फॉर्म यूं बना सकते हो। इसलिए कह रहा हूं थोड़ा सा बस मेहनत करो, थोड़ा सा समझो, क्योंकि कोई अगर चीजें आपको उस लेवल पे लेके जाना चाहता है ना, तो वो हमेशा उसको इजी करके लेके जाना चाहता है। आप उसको ये मत सोचो यार ये तो पूछा ही नहीं आता, भाई पूछा गया है, उठा के पेपर देखो आप, पूछा गया है ये। अब वहां आप इतनी सारा दिमाग लगाओगे, तुक्का लगाओगे, इससे बेस्ट तरीका सीख लो। जो चीज सीख रहे हैं वो 100% सीखे ना, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बस ये मेथड अपने को अप्लाई करना चाहिए। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहां पर ये देख लिया कि किस तरीके से हमने यहां पर X2 के रिएक्शन की है, ठीक है, किस तरीके से X2 को इन्वॉल्व किया है, किस तरीके से बर्स्ट रिडक्शन को सीखा, किस तरीके से लिंडलार कैटलिस्ट को सीखा, ये क्लियर हो चुका है। अब जो अपना नेक्स्ट आने वाला है वो है अपने पास एडिशन ऑफ हैलोजन, X2 के साथ रिएक्शन है। अब ये Br2CCl4 भी हो सकता था और Br2 वाटर भी हो सकता था। अब दोनों को जरा ध्यान से सीखिएगा, मैंने इसको एल्कीन के साथ आपके साथ करा रखा है कि एल्कीन से रिलेटेड रिएक्शन ये क्लियर हो चुकी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब मेन बात आती है कि अगर मैं इसे एल्काइन के साथ इंट्रोड्यूस कराऊं तो फिर इसमें क्या होना चाहिए। बस ध्यान रखिएगा, कुछ मोल्स की बात होने वाली है यहां पे, कुछ मोल्स यहां पर 1 मोल की जगह 2 मोल होंगे, बस इतना ही फर्क यहां पर होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले पॉइंट की, कि मान लीजिए सर यहां पर मैंने एक एल्काइन लिया है, ठीक है, और एल्काइन के साथ मैं Br2CCl4 की रिएक्शन कर रहा हूं। तो मुझे पता है कि Br2CCl4 में एक खास बात क्या है कि भैया यहां पर एडिशन क्या होता है, ब्रोमीन और ब्रोमीन होता है, सही बात है। और ब्रोमीन होता है, तो जैसे ही मैंने 1 मोल रिएक्ट किया होगा तो भैया एक बॉन्ड टूटा होगा और ब्रोमीन लग गए होंगे, सही बात है। मान लीजिए यहीं पर फिर से मैंने Br2CCl4 किया, तो क्या फिर से Br2CCl4 करके फिर से ब्रोमीन ऐड होंगे, कोई शिफ्टिंग नहीं होती है क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है। तो मुझे बताइए सारे के सारे ब्रोमीन अब ये एल्कीन के कंटेनिंग कार्बन्स के ऊपर ही बन चुके हैं। ये खास बात है, मतलब यहां पर कुछ नया नहीं सीखा अपन ने, ये बिल्कुल इजी तरीके से अपन ने जान लिया कि भैया यहां होता क्या है, यहां पर होता क्या है। अब जैसे मान लीजिए यहीं पर मैंने Br2 और वाटर लिया होता, लेट सपोज यहां पर क्या लिया होता, Br2 और वाटर लिया होता, तो अगर मेरे पास यहां पर Br2 और वाटर आ रहे होते तो भैया मुझे यह भी पता है कि Br2 और वाटर को मैं इतना समझता हूं कि ये रहा इलेक्ट्रोफाइल और ये रहा न्यूक्लियोफाइल। जो ज्यादा ईएन का होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, जो कम ईएन का होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, यही खास बात है। तो जब मैं यहां पर एक्सेस में रिएक्शन करूंगा तो भैया मुझे पता है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले 1 मोल Br और 1 मोल OH लग जाएगा, सही बात है। यहां तक तो हमने पहले भी देख रखा है, एल्कीन की रिएक्शन हमने की हुई है Br2 वाटर के थ्रू, तो यहां तक तो हमें क्लियर है। अब मान लो यहां पर मैंने दूसरा मोल रिएक्ट किया, तो क्या दूसरे मोल में भी जहां पर पॉजिटिव बेस्ट बनने वाला है क्या वो OH के नीचे वाला होगा, क्योंकि यहां पर कार्बोकैटायन क्या है, यहां कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि OH का प्लस M लग रहा है। तो क्या न्यूक्लियोफाइल यहीं आना चाहिए और इलेक्ट्रोफाइल यहां आना चाहिए, सही बात है। और सेम कार्बन पे 2 OH, सेम कार्बन पे 2 OH, क्या वाटर रिलीज होंगे और कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट अपने पास एज अ फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ये कहानी।
अच्छा, यहां प्रॉब्लम क्या नहीं हुई? प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोफाइल वाली पोजीशन और न्यूक्लियोफाइल वाली पोजीशन लगभग लगभग एकदम आइडेंटिकल है। आप यहां जोड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां जोड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान में रखना कि जब हम दूसरा मोल जोड़ेंगे तो OH के पास ही OH आएगा, क्योंकि पॉजिटिव OH के नीचे ज्यादा अच्छा बनता है ड्यू टू प्लस M फैक्टर। बस ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन मैं और करता हूं, जरा देखिएगा प्रैक्टिस सेशन में। ये मैंने ले लिया प्रोपाइन, ये मैंने ले लिया प्रोपाइन, ठीक है। प्रोपाइन की रिएक्शन करा रहा हूं मैं Br2 वाटर के साथ। अब मुझे बताओ क्या यहां पर न्यूक्लियोफाइल की ये पोजीशन बेस्ट होने वाली है, क्योंकि यहां कार्बोकैटायन बेस्ट बनने वाला है। भाई मैं चाहूं तो 1 डिग्री बनाऊं, मैं चाहूं तो 2 डिग्री बनाऊं, लेकिन यार 1 डिग्री कार्बोकैटायन क्यों स्टेबल होगा जब 2 डिग्री पर अपने पास है मामला? तो बताओ क्या एक मोल रिएक्ट करेगा तो क्या यहां पर OH आने वाला है और यहां ब्रोमीन आने वाला है। अब जैसे ही मैं दूसरा मोल रिएक्ट करूंगा तो बताओ दूसरा मोल रिएक्ट करते ही क्या मुझे यह क्लियरली पता लग गया कि दूसरे मोल वाला OH भी यहां आएगा और यहां पर आ जाएंगे ब्रोमीन और ब्रोमीन। बताओ इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? कार्बोनिल कंटेनिंग Br2। क्योंकि मुझे पता है कि 2 मोल OH जब रहते हैं तो क्या रिलीज होता है? वाटर, और वाटर रिलीज होते ही यहां पर क्या बन जाएगा? कार्बोनिल। मतलब ये प्रोसीजर कहीं ना कहीं फॉलो होने वाला है। तो इस तरीके से हमने Br2 वाटर और Br2 CCl4 की रिएक्शन को पूरी तरीके से एल्काइन के केस में सीखा है। अपनी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद HX। याद करो HX में भी हमने यही किया था, H प्लस था, X माइनस था, X माइनस अटैक कर देता था। 1 मोल की कहानी देख ली थी। लेकिन बात आती है कि जब दूसरा मोल मैं लाऊंगा तो मुझे क्या करना चाहिए? बस इतना ध्यान आपको रखना पड़ेगा। देखिए रीजन भी आपको मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। यहां पे मान लीजिए मेरे पास यहां पर सबसे पहले रिएक्शन की गई HBr के साथ। लेट सपोज किसके साथ रिएक्शन की गई? HBr के साथ। क्या मुझे पता है कि HBr के साथ रिएक्शन करने पर H प्लस है और Br माइनस है, तो कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड टूटेगा, H प्लस लेगा और Br माइनस को रिलीज कर देगा। तो क्या यहां कार्बोकैटायन बनना चाहिए और कार्बोकैटायन पर Br माइनस क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा और कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है भाई। बात आती है दूसरे मोल पे। भाई जब मैं दूसरा मोल करूंगा तो एक बात बताओ, या तो पॉसिबिलिटी में यहां पर पॉजिटिव लगेगा या तो पॉसिबिलिटी में यहां पे पॉजिटिव लगेगा। तुम सोचो मैं यहां पर 6 अल्फा लेकर चल रहा हूं, 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन लेकर चल रहा हूं। अगर कोई कंफ्यूजन आता है मन में तो वो ये आना चाहिए कि Br के पास तो सर हाईली माइनस आई है, हाईली माइनस आई के पास में आप ये लगा रहे हो, और यहां तो सर डिस्टेंस हो गई है तो थोड़ा पॉजिटिव स्टेबल होगा। नो डाउट आप सही सोच रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गए? ज्यादा थे, यहां पर क्या थे? कम थे। और दूसरा फैक्टर, भैया यहां माइनस आई तो कर ही रहा है, लेकिन क्या लोन पेयर के थ्रू डोनेट भी कर सकता है, और यहां पर चाह के भी वो प्लस M फैक्टर का कोई भी यूज नहीं कर पा रहा है। तो ओवरऑल यहां दिक्कत तो हो रही है, लेकिन पॉजिटिव की स्टेबिलिटी को भी कुछ परसेंटेज मिल रहा है। मतलब ये है मेजर प्रोडक्ट वाला, और ये कंडीशन आ जाएगी माइनर प्रोडक्ट की। तो सोचो अगर अब Br माइनस यहीं अटैक करे तो जो मेजर प्रोडक्ट आता है क्या वो कहीं ना कहीं एक जेमिनल डाइब्रोमाइड आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? जेमिनल। जेमिनल का मतलब क्या होता है? जेमिनल का मतलब क्या होता है? सेम कार्बन पे दोनों। तो क्या आता है? जेमिनल डाइब्रोमाइड आता है। क्या आता है? जेमिनल डाइब्रोमाइड। बात समझ में आती है? अब मान लो इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि चलो पहला मोल तो सर आपने HBr के साथ करा दिया, ठीक है सर, समझ में आता है, ए प्रोडक्ट बन गया। 1 मोल ही कराना है। और फिर इन्होंने ट्रिक क्या खेली? ट्रिक ये खेली कि अब जब HBr का एडिशन करा रहे हैं तो ये इन्होंने पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करा दिया। क्या आपको दिख रहा है कि ये पेरोक्साइड इफेक्ट है? बेकार जगह लगता था, खराश इफेक्ट नाम देते थे, याद करिए क्या नाम था इसका? खराश इफेक्ट नाम था। तो क्या जब तुम पहला HBr ऐड करोगे तब तो यहां ऐड हो चुका है, लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पर दूसरा नॉर्मल HBr होता तो भाई प्रोडक्ट क्या बनता? जेमिनल डाइब्रोमाइड, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन जब पेरोक्साइड का यूज किया तो इसकी वजह से बताओ क्या रेडिकल वाला प्रोसीजर अप्लाई होता है, और रेडिकल वाले ऑपरेशन में क्या आपने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था, और यहां ये क्या था? विसिनल डाई
ब्रोमाइड। तो याद रखिएगा, परऑक्साइड हो तो क्या करना चाहिए और नॉर्मल हो तो क्या करना चाहिए। अगर ये क्लियर हो गया तो फिर सारे केसेस आपके पास बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ये है इसका पूरी मैथोलॉजी। बात समझ में आ गई क्या? चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला अपने पास आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम किस तरीके से रिएक्शन करने वाले हैं। मेनली यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड की बात की जाए तो बात होती है पूरी बेंजीन की। किसकी बात होती है? बेंजीन। हमने ये पढ़ रखा है कि एरोमेटिक पहचानते कैसे, ये हमने पढ़ रखा है। तो बात पूरी कैसे होगी? एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन की बात होगी। अब सोचो अगर मुझे बेंजीन फॉर्म करना है, वो भी मुझे फॉर्म करना है किससे? इथाइन से फॉर्म करना है, तो क्या करना चाहिए? ठीक है भैया, कर देते हैं इथाइन से फॉर्म। कैसे करेंगे? तो एक बात बताओ, अगर ये इथाइन है, 6 कार्बन होते हैं बेंजीन में, यहां तो 2 ही कार्बन है, मुझे इसके 3 मोल लेने चाहिए और 3 मोल को जोड़ना चाहिए। जब चीजों को जोड़ते हैं ना तो उसे एक वर्ड देते हैं पॉलीमराइजेशन। जब चीजों को जोड़ते हैं ना तो उसे वर्ड देते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा और मर का मतलब ये होता है यूनिट। एक से ज्यादा यूनिट का जुड़ना पॉलीमराइजेशन कहलाता है। एक से ज्यादा यूनिट का जुड़ना पॉलीमराइजेशन कहलाता है। अब ये होता किसके प्रेजेंस में है? तो ये अपने लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बात आएगी, रेड हॉट ट्यूब। वो भी किसकी? आयरन की। रेड हॉट ट्यूब आयरन की लेंगे तो प्रोसीजर क्या बोलता है? प्रोसीजर ये बोलता है कि भैया 3 मोल आप एल्काइन ले लो और 3 मोल एल्काइन को जब आपको जोड़ना हो तो सोचो मुझे पाई बॉन्ड तोड़ने होंगे, फिर इस पर अटैक करना होगा, फिर पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर इस पर अटैक करना होगा, फिर पाई बॉन्ड टूटेगा और ये फिर से इसको डोनेट कर देगा। क्या एक साइक्लिक स्टेट दिख रही है आपको? और सब जगह एक 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 पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और हर जगह कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये है बेंजीन फॉर्मेशन। मतलब एथाइन के थ्रू मैं बेंजीन बना सकता हूं, वो भी किसकी प्रेजेंस में? रेड हॉट ट्यूब, वो भी किसकी? आयरन की। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है? बात समझ में आ गई? अच्छा, मान लीजिए यहां पर इसकी जगह मुझे इसे पॉलीमराइज करना होता। मान लीजिए इसे मुझे पॉलीमराइज करना होता। यार मुझे पता है कि इसके 3 मोल तो लेने ही होंगे। बात समझ में आती है? 3 मोल तो लेने ही होंगे। फिर मुझे रिएजेंट के तौर पे क्या लेना चाहिए? तो मुझे रिएजेंट के तौर पे लेना चाहिए रेड हॉट ट्यूब, वो भी किसकी? आयरन की। और अब मैं 3 मोल जब इसके रिएक्ट करूंगा, 3 मोल जब पॉलीमराइज करूंगा, तो पॉलीमराइज करने का तरीका क्या होगा कि भैया CH3 तो है ही, C ट्रिपल बॉन्ड C आ जाएगा। कि भैया CH3 तो है ही, C ट्रिपल बॉन्ड C आ जाएगा। और भैया CH3 तो है ही, C ट्रिपल बॉन्ड C आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना एडिशन का किस तरीके से करते हैं। बॉन्ड टूटा, अटैक किया, बॉन्ड टूटा, अटैक किया, बॉन्ड टूटा, अटैक किया। क्या एक एक के गैप पे मिथाइल दिख रहे हैं? और एक एक के गैप पे मिथाइल दिख रहे हैं तो क्या कहीं ना कहीं एक एक के गैप पे मिथाइल लग जाने चाहिए। और इसका नाम है मेसिटाइलिन। इसका नाम क्या है? मेसिटाइलिन। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो अब आपको पॉलीमराइज करने में मेरे ख्याल से दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हमने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देख रखा है। अच्छा, बेंजीन का हमने और कौन सी रिएक्शन भी पढ़ी थी, बताओ जरा। नाम बताओ। रिडक्शन था, पार्शियल रिडक्शन था, नाम क्या था? बर्च रिडक्शन। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या नाम था उसका? बर्च रिडक्शन। क्या बना था याद करो? सामने पैरेलल वाली एल्कीन बन गई थी। याद आ रहा है क्या? ठीक है भाई, अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। यार डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक निकलेगा और बेंजीन बन जाएगी। कहीं तो पढ़ा है, कहीं तो पढ़ा है कार्बोक्सिलिक निकलने वाला प्रोसेस। यार कार्बोक्सिलिक निकलने वाले प्रोसेस तुमने 2 पढ़े हैं लेक्चर नंबर 2 में, जब मैंने एल्केन की रिएक्शन पढ़ाई थी। अगर रह गई हो तो आपको पता है क्या करना है, जाना है लेक्चर नंबर 2 को पूरा देखना है, सीखना है, और फिर आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो हुआ क्या? डीकार्बोक्सिलेशन में आपने 2 प्रोसेस पढ़े थे। एक पढ़ा था आपने इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोलिसिस है, तो याद करो रेडिकल फॉर्मेशन था और चीजें डाइमराइज हो जाती थी बाद में। और सोडा लाइम की रिएक्शन याद करो, NaOH प्लस CO नेगेटिव बनाता था CO2 निकाल के और नेगेटिव H ले लेता था। सही बात है? तो हो गया ना, यही चीज है यहां पे। तो अगर मान लीजिए मेरे पास कोई बेंजोइक एसिड है और मैं बेंजोइक एसिड से इस कार्बोक्सिलिक को निकालना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? NaOH प्लस CO। क्या है ये? सोडा
और ये क्या है, लाइम वाटर। तो टोटल क्या हो गया, सोडा लाइम की रिएक्शन। क्या करना चाहिए मैकेनिज्म में? तो भैया मैकेनिज्म तो बिल्कुल इजी थी। सबसे पहला पार्ट क्या था, सबसे पहला पार्ट था जो बेस NaOH लेकर चले हैं हम, उस NaOH के थ्रू हमने इसकी रिएक्शन कराई, और बेस क्या करेगा, बेस कहीं ना कहीं एसिडिक H को रिमूव करके नेगेटिव क्रिएट कर देगा। और जैसे ही नेगेटिव क्रिएट हुआ, ये बन गया कार्बोक्सिलेट आयन। और ये भाई साहब रेजोनेंस तो करता है, लेकिन O और O में रेजोनेंस नहीं करेगा, क्योंकि चीजें होती रहेंगी, चेंज नहीं होगा कुछ। तो ये बॉन्ड बना के इसे ब्रेक कर देता है, और जब इसे ब्रेक कर देता है तो यहां पर लगता है बेंजीन के ऊपर नेगेटिव, और CO2 गैस रिमूव हो जाती है। बताओ बेंजीन पे नेगेटिव है, अगर ये एसिडिक H ले ले वाटर से, बताओ क्या बेंजीन बनेगा कि नहीं बनेगा? ये कहां से लेता है, वाटर से, जो वाटर हमने पहले स्टेप में रिमूव किया। और ये CO2 कहां एब्जॉर्ब होती है, याद करो, बताया था मैंने, ये CO2 एब्जॉर्ब होती है लाइम वाटर में, एब्जॉर्ब बाय लाइम वाटर। ये कहानी फंसती है कहीं ना कहीं। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि किस तरीके से आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, किस तरीके से आप सोडा लाइम प्रोसेस को प्रोसीड कर रहे हो, किस तरीके से CO2 रिमूव हो रहा है, और यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन आप समझ चुके होंगे। मेरे ख्याल से पूरी तरीके से आप क्लियर हो चुके हो। चलिए अगला देखते हैं। अगला है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। ये भी बेंजीन बनाता है, बिल्कुल बनाता है। होता क्या है, एक बहुत फेमस रिएक्शन है जिंक डस्ट। थोड़ा बहुत हीट ले लेने पर यह फिनॉल को क्या करता है, पूरी तरीके से बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, बेंजीन। जिंक है, जिंक क्या करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन देगा, और सीधे इलेक्ट्रॉन कहां देता है, इस यहां बेंजीन के इस कार्बन पे। OH रिमूव होता है, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बनाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव क्या ले लेगा, H ले लेगा। मतलब फाइनली क्या बनता है, एक बेंजीन फॉर्म होता है। मतलब अब आप क्लियरली समझ चुके हो कि किस तरीके से यहां पर रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिंक डस्ट के प्रोसेस में आप फिनॉल को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर सकते हो, बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो। इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है देखिएगा जरा, क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिएगा। क्वेश्चन ने यह बोला कि फिनॉल है, फिनॉल से मैंने रिएक्शन की जिंक डस्ट की, बना प्रोडक्ट A, और A को मैंने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया, कंपाउंड बना B, और A को ही मैंने बर्च रिडक्शन के थ्रू सॉल्व किया, सोडियम लिक्विड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ ROH, क्योंकि हाइड्रोजन का सोर्स क्या था, ROH, और ये बन गया है C। फाइंड A, B एंड C। क्या मुझे ये क्लियरली पता है कि भैया जिंक डस्ट के प्रेजेंस में ये रिडक्शन होगा, और रिडक्शन का मतलब है जैसे OH के जुड़ने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, तो OH के निकलने को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। OH के निकलने को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो यहां पर ओवरऑल A क्या बनता है, A तो बन गया अपने पास बेंजीन, इसमें कोई डाउट नहीं। और भैया बेंजीन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस याद करिए, आपने पाई बॉन्ड तोड़ा था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ा था, और नाम बहुत फेमस तरीके से मैंने आपको बताया था, इसका नाम बहुत पूछा जाता है, एंड दैट इज ग्लाइऑक्सल। कार्बोनिल और कार्बोनिल याद करिए, 3 मोल बन जाएंगे एग्जैक्टली। और अगर बर्च रिडक्शन करो तो याद करिए, पहले अटैक होता था, रेडिकल और नेगेटिव बनता था, नेगेटिव कहीं ना कहीं रेजोनेंस करता था, और दोनों पैरेलल एल्कीन, मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है। तो किस तरीके से इन्होंने हर एक तरीके से रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछा है। तो रिडक्शन ऑफ फिनॉल को सिंपल आप ध्यान रखो, किससे, जिंक डस्ट से। जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और इलेक्ट्रॉन का एडिशन क्या कहलाता है, रिडक्शन। OH का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो पूरा प्रोसेस क्या है, ये रिडक्शन ऑफ फिनॉल। अगला देखते हैं। अगला आता है ESR। ये पूरा लेक्चर नंबर 1 से रिलेटेड आ गया है। ESR कि भैया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ये हमें देखना है। अब सोचो यार कि इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है, भैया इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना होगा यार पहले, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो डायरेक्ट नहीं आ सकता अटैक करने, क्योंकि वो तो खाली है। तो इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है, तो फिर ऐसा क्या करूं, कैसे करूं, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हर प्रॉब्लम आपसे पूछती है क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और आप हर प्रॉब्लम को खुशी खुशी फेस कर देते हो कि कोई बात नहीं, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है एकदम। जैसे इसी पर एक शेर याद आता है कि
दुनिया में एक छोटा सा सवाल हूं, दुनिया में मैं एक छोटा सा सवाल हूं, लेकिन लोगों से पूछो तो कहता है लाजवाब। यही बात है बस। दुनिया में एक छोटा सा सवाल हूं, लेकिन लोगों से पूछो तो कहते हैं लाजवाब हूं। तो बस यही कॉन्फिडेंस रखना है आपको, इसी पॉजिटिविटी के साथ अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है बस। दिक्कतें कहां नहीं आती यार, कहां नहीं आती दिक्कतें, हर जगह आती हैं। लेकिन दिक्कतों से दूर हो जाए तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है ना। दिक्कतों को फेस करना है अपने को बस, और मस्त लाजवाब होकर निकलना है पूरी तरीके से। चलिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म याद दिलाता हूं, क्योंकि आपने लेक्चर नंबर 1 में हो सकता है आप थोड़ा सा भूल गए हो। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी किसी बेंजीन डेरिवेटिव पे किसी इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना हो तो पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना। मतलब मैं पहले स्टेप को लिख सकता हूं अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जैसे मैं इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ा तो भैया बेंजीन की रिंग टूट गई है। कितना कितना तगड़ा, कितना स्लोएस्ट स्टेप होगा, टूटने ही नहीं देगा ये इसको। मतलब ये है स्लोएस्ट स्टेप। तो क्या सब कुछ इस पे ही डिपेंड कर रहा था? इसीलिए मैंने आपसे समझाया था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी बेंजीन पे होगी उतना ही जल्दी बेंजीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यही हमने ईएसआर के पहले लेक्चर में सीखा था। बहुत कुछ, डायरेक्टिंग पोजीशन, कहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, यहां तक की बात कर ली थी यार, सारी बात की थी अपन ने वहां पे। तो यहां कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर मिस हो गया हो तो थोड़ा सा भगा के वहां पर देख लें और फिर अपन इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बढ़िया है कि लाइव लेक्चर है, सॉरी रिकॉर्डेड लेक्चर है सारे के सारे, जो कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं। तो आप तो मस्त रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू पूरा करो और फिर अपन यहां पे चीजों को सीख ही रहे, कोई दिक्कत ही नहीं आने देंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप टफ क्यों हुआ? क्योंकि भैया बेंजीन रिंग टूट रही है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। और ये स्टेप था क्या? बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे होगी उतना अच्छा होगा इलेक्ट्रॉन को अटैक करवाना। मान लो अगर बेंजीन पे OH लगा है तो +M से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जीओसी पढ़ रखा है अपन ने। बेंजीन पे मिथाइल लगा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन से दे रहा है। बेंजीन पे NH2 लगा है, और ज्यादा +M है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बेंजीन पे NO2 लग गया, -M से खींच लेगा पूरा इलेक्ट्रॉन, तो फिर कैसे डोनेट कर पाओगे? सही बात है कि नहीं है? तो ये कहानी यहां पर फंसती है। इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी अगर पॉइंट की बोलूं तो रिएक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू ये क्लियरली पता है कि भैया यहां पर क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे कि यार ये बेंजीन जो है, ये बेंजीन टूटना तो भैया ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन बेंजीन दोबारा से बोले कि भैया मैं इतना स्टेबल था, तुमने तो बर्बाद कर दिया जोड़ने के चक्कर में। तो बोलेगा नहीं यार रुको। तो एक काम करते हैं, अगले स्टेप में ये जो न्यूक्लियोफाइल हम लिए हैं ना, इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ते, क्योंकि अगर डायरेक्ट जोड़ दिया तब तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई ना। चीजों को जोड़ के दो चीज जोड़ दी, एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन तो हुआ ही नहीं। सब्स्टिट्यूशन तो तब होता जब ये फिर से बेंजीन बन जाए कुछ इस तरीके से, H को ले और पॉजिटिव को न्यूट्रल कर दे। और जैसे ही न्यूट्रल किया, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ चुका है, कोई बॉन्ड भी नहीं टूटा, बस H को रिप्लेस करके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। मतलब ये है सेकेंड स्टेप, जिसका नाम है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। H का निकलना क्या कहलाते हैं? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो पहला स्टेप है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा स्टेप है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब सोचो रिएक्शन कैसी होगी यहां पे, किस तरीके की रिएक्शन हमको करनी होगी यहां पे। अगर इस रिएक्शन में मुझे इलेक्ट्रोफाइल मिल जाए तो काम हो जाएगा। क्यों सर इलेक्ट्रोफाइल मिल जाए तो काम कैसे हो जाए? अरे भैया तुमको पता है कि बेंजीन दोबारा से बन जा रही है, तुमको पता है हमेशा बनेगी बेंजीन। बस करना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल ढूंढ लो, और इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही ढूंढ लो बेंजीन पे लगा दो, खत्म। आंसर यही आंसर। कोई ग्रुप लगाओ बेंजीन पे तो कहां जोड़ू सर? तो मैंने एक छोटी छोटी बातें बताई थी आपको, सब लेक्चर नंबर 1 में सारी कर ली थी एकदम, कि स्टार्टिंग में बेसिक बिल्कुल बढ़िया हो जाए। मैंने बात बताई थी कि +M वाले जो ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल को लगाते हैं। ज्यादा कोई बल्कि ग्रुप आ गया तो पैरा पे लगा देना, जिससे डिस्टेंस दूर हो जाए, रिपल्शन कम हो जाए। फिर हमने किया था -M ग्रुप जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब अगर NO2 लगा होता तो मैं इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे जोड़ता, ऑर्थो पैरा पे नहीं जोड़ता। ऑर्थो पैरा पे कब जोड़ते हैं? जब OH कहां लगाओ, बेंजीन पे +M लगाओ, क्योंकि नेगेटिव वहीं क्रिएट करता है ऑर्थो पैरा पे।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे अच्छी होती तो अटैक कर देता है, लेकिन मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर माइनस एम हो तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो माइनस एम के केस में, या मैं बोलूं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचते थे वो अब क्या करेंगे, मेटा डायरेक्टिंग होंगे। और एक था अपने पास तगड़ा, वो है हैलाइड। कभी हैलाइड के पास लोन पेयर होते हैं। हाँ मुझे पता है कि ओवरऑल माइनस आई उसका अच्छा होता है जो कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन लोन पेयर की वजह से जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑर्थो और पैरा पे ही तो लगाएगा, अगर यहां लोन पेयर कोई लगा हो तो। सोच के देखो, रेजोनेंस प्रोसीजर है ये पूरा। तो हैलाइड के केस में याद रखना डीएक्टिवेटिंग तो होते हैं लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल करके बता दीजिए कि अगर यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ना हो तो कहां जुड़ेगा, जरा मुझे बस 3 क्वेश्चन के थ्रू चीजों को थोड़ा बता दीजिए आप। इस जगह पर अगर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ना हो तो कहां जुड़ेगा, और हैलाइड के केस में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ना हो तो कहां जुड़ेगा, बस आपको ये बताना है। तो भैया ये रहा प्लस एम, ये जब घूमेगा तो नेगेटिव यही बनाएगा, मतलब ऑर्थो और पैरा और ऑर्थो। ये रहा माइनस एम, भैया यहां जब घूमेगा सीएचओ के थ्रू, क्योंकि सीएचओ का मतलब यही तो होता है, यहां पॉजिटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा, मतलब मेन कहां है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पे, तो कहां जुड़ेगा, मेटा पे। अच्छा हैलाइड के पास क्या होता है, लोन पेयर, तो ये भी तो ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव बनाएगा, मतलब कहां जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा या फिर ऑर्थो। ये कहानी आती है। जैसे मैं आपसे एक और अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, चलिए। अगर मान लीजिए यहां पर लगा हो कार्बोनिल और ऑक्सीजन के थ्रू यहां लगा हो बेंजीन, ऐसे क्वेश्चन किए हैं लेक्चर नंबर में, आपने को रिपीट करना नहीं चाहिए था, लेकिन ठीक है थोड़ा आपको रिवीजन हो जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो भैया ये रिंग तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खिंचवा रही है, मतलब भैया यहां तो खाली हो जाएगा, और यहां लोन पेयर के थ्रू इधर तो जा ही रहा है, इधर भी तो जा रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। लोन पेयर डोनेटिंग है तो कहां नेगेटिव लाएंगे, ऑर्थो पैरा पे, मतलब यहां या फिर पैरा या फिर ऑर्थो, इन 3 जगह पर इलेक्ट्रोफाइल आना चाहिए। ये है खास बात, ये है तरीका। चलो एक और चलते चलते एक और बता दो। मान लो यहां पर बेंजीन है, यहां ऑक्सीजन है, यहां कार्बोनिल है, यहां नाइट्रोजन है और यहां बेंजीन है। अब ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा इधर भी और इधर भी, नाइट्रोजन भी दे रहा होगा इधर भी और इधर भी, लेकिन ज्यादा कौन देता है इलेक्ट्रॉन डोनर, जो कम ईएन वाला हो, जो अच्छा बेस हो, वो है नाइट्रोजन। तो अब कौन सी रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ना चाहिए, इस पे नहीं, इस पे, वो भी कहां, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो, यहां जुड़ना चाहिए। ये कहानी आती है। तो इस तरीके से हमने ये डायरेक्टिंग पोजीशन को पूरा अच्छे से देखा था कि कहां पर चीजें जुड़नी चाहिए और कहां पर चीजें नहीं जुड़नी चाहिए। ठीक है, इसी से रिलेटेड जो रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं ना, वो अब यही है। अब यही है पूरी पूरी रिएक्शन जो हमको पढ़ना है यहां पे। ठीक, अब सुनिएगा रिएक्शन सबसे पहले कौन सी है। सबसे पहली रिएक्शन आती है नाइट्रेशन प्रोसेस। सबसे पहली रिएक्शन आती है नाइट्रेशन प्रोसेस। यार नाइट्रेशन का क्या मतलब हुआ, नाइट्रेशन का मतलब हुआ कहीं ना कहीं NO2 का जुड़ना। नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है, NO2। अब इसको सीखो, इसको पूरा पूरा सीखो कि यार कहां से ये बना होगा और कैसे मैंने इसको ऐसे लिखा है। क्योंकि नाइट्रेशन का सिंपल सा मतलब है कि एडिशन ऑफ NO2। यार NO2 को जुड़ना है, ये तो तुम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो NO2 को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफाइल बनना होगा, तभी जुड़ पाएगा, वरना नहीं जुड़ पाएगा। ये कहीं ना कहीं बन जाए तो मैं बेंजीन पे नाइट्रो को जोड़ दूंगा, जो कि क्या कहलाएगा, नाइट्रेशन प्रोसेस कहलाएगा। अब आता है कि NO2 कैसे बनाऊं, NO2 पे पॉजिटिव कैसे बनाऊं, कैसे बनाया जाए NO2 पे पॉजिटिव। NO2 की कोई वैलेंसी टूट जाती तो NO2 पे पॉजिटिव बन जाता। तो यहां से निकल के आया HNO3, यहां से निकल के आया HNO3। क्योंकि HNO3 कैसा दिखता है, OH NO2 ऐसा दिखता है। अगर ये OH कैसे भी करके निकल जाए तो काम हो जाएगा, अगर ये OH कैसे भी करके निकल जाए तो काम हो जाएगा। अच्छा OH निकलेगा कैसे, तो पता लगा कि यार OH तो हमेशा वाटर फॉर्म में निकलता है, और वाटर फॉर्म के लिए इसको कहीं ना कहीं एक H+ चाहिए, जिसके लिए ये लेता है H2SO4। ये मिल गया आपको रिएजेंट जो नाइट्रेशन में हेल्प करने वाला है। ऐसे सोचते हैं क्वेश्चन को, ऐसे सोचते हैं मैकेनिज्म को, तब चीजें याद रहती, तब चीजें ध्यान रहती। तो इसी चीज को बोलते हैं ये लोग मिक्स्ड एसिड। क्या बोलते हैं इसको, मिक्स्ड एसिड।
तो मिक्स एसिड क्या होता है, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में एमए लिख के आ जाता है। एमए का मतलब क्या हुआ, BAMA नहीं, मिक्स्ड एसिड। ठीक है, अब ये मिक्स एसिड कैसे बनाएगा भैया, OH S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो OH। अगर ये OH अपना लोन पेयर इस H+ को दे दे तो भाई साहब कहीं ना कहीं ये वाटर फॉर्म में रिमूव होना चाहेगा, और वाटर फॉर्म में रिमूव होके जो बनाएगा क्या, वो NO2 पॉजिटिव बनाएगा। और एक बार NO2 पॉजिटिव बन गया तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी हो गई, ये रहा बेंजीन, ये रहा मिक्स्ड एसिड, कैसे, HNO3 और H2SO4। मुझे पता है कि HNO3 और H2SO4 से क्या मिलने वाला है, NO2 पॉजिटिव, जो कि क्या है यहां पर, इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दूंगा, फिर वही H फिर निकल जाएगा, फिर बेंजीन बन जाएगी वापस H को निकालने वाला कौन होगा, ये रहा बेस। देखो माइनस फॉर्म में यही तो है। तो ये स्टेप आती है। तो अगर मैकेनिज्म करना चाहो तो तुम खुद से करो मैकेनिज्म, कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बेंजीन तोड़ेगा, NO2 को जोड़ लेगा, और NO2 जैसे ही जुड़ेगा तो आपको पता ही है, जस्ट प्रीवियस स्टेप देखो, जस्ट प्रीवियस स्टेप देखो, ये NO2 होता तो NO2 जुड़ता और O- आता, इसको निकालता और बेंजीन रिंग बना देता। बाद में आपको मिलता क्या, बेंजीन से NO2। यही स्टेप मैंने यहां फॉलो किया है, यही सेम स्टेप। तो बताओ अगर मुझे नाइट्रेशन करना है तो मैंने ये पूरा प्रोसीजर क्यों समझा, क्योंकि मुझे पता था कि नाइट्रेशन के लिए जरूरी क्या है, नाइट्रेशन के लिए जरूरी क्या है, NO2। अगर ये क्लियर हो जाए तो बात समझ में आ जाएगी किस तरीके से यहां पर रिएक्शन की गई। फिर से नाइट्रेशन करना है तो दूसरा नाइट्रेशन क्या होगा, फिर से नाइट्रेशन करना होता मेटा पे जुड़ जाता, फिर से करना होता फिर से मेटा पे जुड़ जाता। मतलब ट्राई नाइट्रोफिनॉल तक की रिएक्शन हो सकती थी, लेकिन 3-3 नाइट्रो किसी बेंजीन रिंग पे जुड़ जाए तो कितना डीएक्टिवेट हो जाएगी रिंग, अरे रिंग दग जाएगी, टूट जाएगी, हाईली एक्सप्लोजिव इन नेचर। मतलब अगर मैं बेंजीन के साथ कहीं ना कहीं एक्सेस में नाइट्रेशन कर दूं, अब नाइट्रेशन कैसे करेंगे, नाइट्रिक एसिड, HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, और ये क्या है, सल्फ्यूरिक H2SO4, ये है मिक्स एसिड। क्या बनाएंगे ये इलेक्ट्रोफाइल, NO2 पॉजिटिव, पहले जुड़ेगा एक NO2, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसका मतलब क्या, वो एक दूसरे के मेटा पे जुड़ेंगे, क्योंकि NO2 -M है और -M ग्रुप हमेशा कहां जोड़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, मेटा पे। और ये क्या होता है, हाईली एक्सप्लोजिव इन नेचर, हाईली एक्सप्लोजिव इन नेचर, दग जाता है। तो 1 तक ठीक है, 2 तक ठीक है, 3 में बहुत दिक्कत आती है। इसीलिए हीट की हम हेल्प ले लेते हैं, ज्यादा हीट की हेल्प ले लेते हैं, तो पूरी कहानी क्लियर हो जाती है कि किस तरीके से यहां पर एक्सेस में नाइट्रेशन किया है, किस तरीके से यहां पर एक्सेस में नाइट्रेशन किया है। तो आपको यह क्लियर पता लग गया कि यहां पर कैसे नाइट्रेशन हुआ है, यह पता लग गया कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे हुआ है, क्यों मैंने यही लिया, यह भी समझ में आ गया। इसकी जगह आप कोई एसिड भी ले सकते थे, ऐसा नहीं है, आप HClO4 ले सकते थे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एटसेट्रा। जो H+ का सोर्स हो आप ले सकते हो, आराम से मिक्स एसिड करके नाइट्रेशन प्रोसेस को प्रोसीड करा सकते हैं। क्या आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला है अपने पास हेलोजिनेशन। अच्छा, हमने चलो एल्कीन पे हेलोजिनेशन कर दिया तो एल्कीन पे कहीं ना कहीं Br जुड़ गया, एल्काइन पे किया तो 1 मोल की जगह 2 मोल आ गए, बस इतना ही तो फर्क था, Br 4 ठो जोड़ दिया। बेंजीन पे जोड़ना हो तो क्या करें यार, क्या करना चाहिए बेंजीन पे, बेंजीन पे जोड़ना है तो सर पता है, हेलोजन को इलेक्ट्रोफाइल बनाओ। एक बार अगर वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाए तो कहानी क्लियर है, क्योंकि मुझे चाहिए इलेक्ट्रोफाइल। अगर वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाए तो कहानी पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी, और इलेक्ट्रोफाइल बनाना ही टफ है। वो कैसे बनाओगे ये मैं बताता हूं, चलिए देखिए। तो इतना तो मुझे पता है कि भैया यहां पर कहीं ना कहीं बेंजीन लोगे आप, और बेंजीन की रिएक्शन अगर हेलोजन से करनी है तो भैया हेलोजन में X2 फॉर्म तो हमेशा ही लोगे आप। X2 में क्या ले सकते हो, Cl2 ले सकते हो, Br2 ले सकते हो, I2 ले सकते हो, ये ले सकते हो। अब डायरेक्ट X2 नहीं जुड़ता, अगर डायरेक्ट X2 जुड़ता होता तो कहानी खत्म हो जाती। डायरेक्ट H2 कहां जुड़ता है, एल्कीन में। क्या मैं यहां CCl4 ले लिया और जोड़ दिया, भैया नहीं जुड़ सकता, ये एडिशन रिएक्शन तो शो ही नहीं करता है। भाई बेंजीन रिंग अगर एडिशन शो करने लग गया
तो बेंजीन एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, रिंग टूट जाएगी, रिंग के पाई बॉन्ड टूट गए, बेंजीन रहा ही नहीं। अपने आप को कोई बर्बाद क्यों करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। ये इसलिए क्या करता है, ये बेंजीन के साथ रिएक्शन तो होती है, लेकिन इस Cl2 को या Br2 को या I2 को अगर इलेक्ट्रोफाइल बनाना है तो यहां मुझे लुईस एसिड लेना होता है। लुईस एसिड मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, AlCl3, FeCl3 या सिर्फ Fe, कुछ भी ले लो आप, लुईस एसिड की प्रेजेंस होनी ही चाहिए मेरे भाई। लुईस एसिड की प्रेजेंस होनी चाहिए, तब जाके ये हेलोजिनेशन होता है, वरना हेलोजिनेशन नहीं होता। अब क्या होगा यहां पर? अब यहां पर क्या होता है कि भाई साहब बेंजीन पे हैलाइड तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब होगा कैसे? होता कुछ इस तरीके से कि ये जो Cl2 है ना, ये AlCl3 के साथ जब रिएक्शन करता है तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करेगा? इसके वैकेंट ऑर्बिटल को। एक बॉन्ड बनाएगा तो भैया एक बॉन्ड इसको तोड़ना भी तो होगा, तो यहां से बनता है Cl पॉजिटिव और AlCl4 माइनस। अब सोचो, तुमको इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, क्या करोगे? क्या करोगे इलेक्ट्रोफाइल को? तो भैया इलेक्ट्रोफाइल को क्या करना है? सिंपल, उठा के बेंजीन तोड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ लेगा। अच्छा, H को कौन निकालेगा? AlCl4 माइनस, H को निकाल के बना देगा। यही है मैकेनिज्म। मतलब अगर मैकेनिज्म मैं दिखाना चाहूं तो ऐसे हो सकती है मैकेनिज्म। देखो जरा, एक देख लो कि पहले बेंजीन रही होगी, बेंजीन ने Cl पॉजिटिव मिला होगा उसको, पहले अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्या हुआ यहां पर? पॉजिटिव बन गया, Cl जुड़ चुका है, H इसके पास प्रेजेंट था, पाई बॉन्ड था ही, ये रहा AlCl4 माइनस, ये भाई साहब H लेंगे, पाई बॉन्ड बना देंगे, और फाइनली देखो एक क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये है हेलोजिनेशन प्रोसेस। इस तरीके से हम हेलोजिनेशन प्रोसेस की मैकेनिज्म को भी समझ जाते हैं। सेम ऐसा ही था, नाइट्रेशन जैसे किया ना, वैसे हेलोजिनेशन है। बस ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि यहां पर भैया लुईस एसिड प्रेजेंट होना चाहिए। अगर लुईस एसिड नहीं है तो बेंजीन नहीं देगी। CCl4 के केस में रिएक्शन हो तो सकती है, लेकिन वो केस अलग आता है। वो केस आता है जब हम फिनॉल, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ेंगे ना, तो ये केस वहां पर नजर आएगा पूरी तरीके से। वहां हम पढ़ते हैं कि फिनॉल में क्या होता है ना, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़िया हो जाती है, तो फिर Br को आसानी से तोड़ देता है, तो टूट जाता है, तो जुड़ भी सकता है। लेकिन सिर्फ बेंजीन हो, बेंजीन पे मिथाइल लगाओ, छोटा मोटा ग्रुप लगाओ जो ज्यादा डोनेट नहीं करता है, उसके लिए तुमको ये पॉजिटिव बनाना होगा। और ये पॉजिटिव तभी बनता है जब लुईस एसिड प्रेजेंट हो। तुम्हारे दिमाग में क्या रहेगा कि भैया हेलोजिनेशन करना है ना, तो हेलोजन के साथ लुईस एसिड जरूर होना चाहिए, तभी रिएक्शन प्रोसीड होगी, वरना नहीं होगी। ये है हेलोजिनेशन का पूरा प्रोसेस। अगला देखते हैं। अगला आता है सल्फोनेशन। अच्छा, सल्फोनेशन का मतलब क्या हुआ? एडिशन ऑफ सल्फो ग्रुप, एडिशन ऑफ सल्फो ग्रुप। अच्छा, सल्फो ग्रुप को देख लेते हैं भैया एक बार। अच्छा, सल्फो ग्रुप का मतलब क्या होता है? SO3H, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, तो यही इलेक्ट्रोफाइल बन जाए तो काम हो जाए भाई। मतलब अपने अंदर एक प्लानिंग जरूर आनी चाहिए पहले कि एक्चुअल में हमें क्या करना है। प्लानिंग होगी ना तो चीजें आराम से सॉल्व हो जाएंगी कि करना क्या है भैया, क्या रखना चाहिए मुझे। तो अब जरा देख लो फटाफट इसको। तो यहां पर क्या होता है, बेंजीन पर अगर मुझे सल्फो ग्रुप को अटैच करना है तो कहीं ना कहीं सल्फो को इलेक्ट्रोफाइल तो बनाना होगा। अच्छा, ये मिलेगा कहां से? तो ये मिलेगा H2SO4 से। और H2SO4 पे अगर अब तुम ध्यान से देखो तो भैया ये H2SO4 कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर ये OH निकल जाए तो काम हो सकता है। अच्छा, OH निकलेगा कैसे? H+ ले लो। अरे मैं कहता हूं H+ ही क्यों लेना है, इसी का 1 मोल और ले लो ना, क्या दिक्कत है? इसी का जब 1 मोल और लोगे तो मैं फिर से यही H2SO4 ले लेता हूं, क्या दिक्कत है? सोल्यूशन में तो होंगे ही होंगे ना ये। तो ये क्या करता है, सबसे पहला काम H+ लेता है और वाटर को रिलीज करता है। और जैसे ही वाटर रिलीज हुआ, यहां बनता है S डबल बॉन्ड O OH, और ये पॉजिटिव। प्रॉब्लम ये है कि यार डायरेक्ट तो ये जुड़ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचो दिमाग में एक बार कि तुम इसको जोड़ क्यों रहे हो? तुम किसको इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो तभी तो जोड़ रहे हो। और भैया ऑक्सीजन का लोन पेयर भी तो इसको इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है, तो फिर बेंजीन क्यों देगा? तो सबसे पहले क्या होता है, यही
इंट्रामोलिकुलर के थ्रू ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, O पे पॉजिटिव आता है और इसका H रिमूव हो जाता है और फाइनली बनता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। और ये है इलेक्ट्रोफाइल जिसको हम ढूंढ रहे थे। मतलब सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल SO3H नहीं होता, सल्फोनेशन में कहीं ना कहीं इसे ऐड करना है। अब ये डायरेक्ट ऐड हो या किसी तरीके से ऐड हो के ये बन जाए तभी सल्फोनेशन है। तो सल्फोनेशन की इंपॉर्टेंट बात कहां से आई? इंपॉर्टेंट बात आई कि भैया इसका जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रोफाइल कहीं ना कहीं क्या होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल कहीं ना कहीं SO3 होता है। ये है इंपॉर्टेंट बात यहां पे। कभी भी पूछेगा बताओ सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है? SO3। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं भैया, SO3 मिल गया है। अब देख लो जरा मैकेनिज्म मैं तुमको बता देता हूं। देखो अब मैकेनिज्म यहां मैं आपको बताता हूं, देखिएगा ये रहा बेंजीन, देखिए बहुत ध्यान से देखना कैसे बनता है SO3 से SO3H। ये डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, भाई यहां डेल पॉजिटिव तो आ ही रहा होगा, क्यों? ऑक्सीजन के कई सारे इंडक्टिव इफेक्ट लग रहे होंगे, तो कहां पर डेल पॉजिटिव आ रहा होगा? सल्फर पे। तो ये क्या करता है, ये सल्फर पे अटैक करता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और एक बॉन्ड तोड़ देता है। तो बताओ यहां क्या बन गया? ये रहा बेंजीन का टूटा हुआ पार्ट, पॉजिटिव है ये, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस, सही बात है कि नहीं है? और ये रहा H। अब कोई तो H को लेकर पॉजिटिव को न्यूट्रल कर सकता है, कोई क्यों ले? ये रहा ना इंट्रामोलिकुलर, H लेगा पाई बॉन्ड बना देगा। देखो फाइनली बेंजीन है ही, और तुम्हें दिख रहा होगा SO3H जुड़ चुका है। ये है SO3H जुड़ने का प्रोसेस, ये है सल्फोनेशन की मैकेनिज्म। तो यहां पर सीधे क्या होता है, अगर मैं सिर्फ H2SO4 और H+ का सोर्स ले लूं तो यहां पर सीधे क्या हो जाता है? SO3H, और जिसे हम क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये प्रोसेस कौन सा है? ये प्रोसेस है सल्फोनेशन का। ये प्रोसेस किसका है? ये प्रोसेस है सल्फोनेशन का। अब आते हैं अगली रिएक्शन पे। अगला आता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसके दो होते हैं बेटा, एक होता है एल्काइलेशन, एक होता है एसाइलेशन। एक होता है एल्काइलेशन और एक होता है एसाइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब क्या हुआ? एल्काइलेशन का मतलब क्या हुआ कि भैया एल्काइलेशन का मतलब हुआ एल्काइल ग्रुप का जुड़ना, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? R। तो एल्काइलेशन का सिंपल सा मतलब क्या हुआ? एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। अब तुम्हें एल्काइल ग्रुप को जोड़ना है बेंजीन से, तो बेंजीन से अगर किसी को भी जोड़ना है ना तो भाई उससे इलेक्ट्रोफाइल बनना होगा। अगर बेंजीन से किसी को भी जुड़ना है ना तो किसी को भी जुड़ने के लिए उसे इलेक्ट्रोफाइल तो बनना ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। अब इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाऊं, यही मेथड है, बस यही सीखने वाली बात है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। अब सुनिएगा खास बात, होता क्या है यहां पर, जब हम यहां पर बेंजीन लेते हैं और बेंजीन से किसी R को जोड़ना है तो भाई उस R को पॉजिटिव फॉर्म में होना चाहिए, तभी तो मैं कह सकता हूं कि बेंजीन पे क्या जुड़ जाएगा? R जुड़ जाएगा। अब अगर ये R पॉजिटिव में बनाना सीख जाऊं तो काम हो सकता है। और इस R पॉजिटिव को बनाने के लिए बेटा देखिएगा कौन कौन से मेथड बनते हैं, देखिएगा जरा। अगर मेरे पास मान लीजिए कोई OH ग्रुप है, कोई OH ग्रुप है किसी एल्केन के साथ लगा है, तो OH को अगर मैं H+ दे दूं तो क्या वो वाटर फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और वाटर फॉर्म में रिलीज होते ही क्या बना लेगा? कार्बोकैटायन। और जैसे ही कार्बोकैटायन बना अब मैं जोड़ सकता हूं क्योंकि मेरे पास R पॉजिटिव मिल चुका है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं किसी एल्कीन को H+ दे दूं तो बेटा एल्कीन भी तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफाइल को इस तरीके से जोड़ती है और जोड़ने पर पॉजिटिव बना सकती है, और पॉजिटिव बन गया मतलब इलेक्ट्रोफाइल बन गया, और इलेक्ट्रोफाइल बन गया मतलब बेंजीन पे जोड़ देंगे। तीसरा आता है एल्काइल हैलाइड। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में अभी तुमने देखा था Cl को तुमने किस तरीके से, Cl को तुमने किस तरीके से, अगर ध्यान दो तो Cl को तुमने किस तरीके से Cl पॉजिटिव बनाया था? लुईस एसिड के थ्रू। तो यही काम यहां कर दो, यही काम यहां कर दो। तो जब तुम्हारे पास लुईस एसिड की प्रेजेंस होगी, किसकी प्रेजेंस होगी? लुईस एसिड की, तो होगा क्या? ये रहा वैकेंट ऑर्बिटल, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन देगा,
और भैया एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड तोड़ देगा और क्या बना लेगा, पॉजिटिव। जरूरी नहीं है कि ये एल्काइल हैलाइड ही लोन पेयर डोनेट करे। भाई इसने लोन पेयर डोनेट किया होगा तो सीएल पे पॉजिटिव आया होगा, सीएल को न्यूट्रल करने के लिए ये बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो इस पे पॉजिटिव आया होगा, यही तो हुआ होगा। तो ऐसा कोई भी ग्रुप जो लोन पेयर दे सकता है, तो भैया ये वाला केस भी तो हो सकता था कि भैया यहां पर भी OH होता और मैं यहां पर भी लुईस एसिड दे देता, तो O पे पॉजिटिव आता है अटैक करते ही, और O के पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए ये बॉन्ड टूटता, O न्यूट्रल हो चुका है और ये इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। तो जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड के साथ ही हो, ये OH के साथ भी हो सकता है। तो जब मैंने ये सारे केसेस देखे, तो क्या इस सारे केसेस में ये जो R पॉजिटिव बन रहा है ये सब क्लासिकल कार्बोकैटायन ही तो बन रहा है। और क्लासिकल कार्बोकैटायन की खास बात क्या होती है, शिफ्टिंग। ये है क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तुम पॉजिटिव भी बना लोगे, तुम सब कुछ कर लोगे, तुम जोड़ भी लोगे, लेकिन हो सकता है कि तुम शिफ्ट करना भूल जाओ, हो सकता है तुम शिफ्ट करना भूल जाओ, और गलती बस वही हो जाएगी तुमसे। अब करते हैं क्वेश्चन जिनमें मैं इसका पूरा यूज करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक बेंजीन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस देखिएगा बहुत ध्यान से। बेंजीन है और बेंजीन से मैंने रिएक्शन की, ये अपने पास एक एल्कीन है। क्या एल्कीन को मुझे H+ देना होगा तभी इलेक्ट्रोफाइल बनेगा? ठीक है भाई। अब सोचो तुम्हारे सामने रिएक्शन दी हुई है, अब तुमको बनाना है प्रोडक्ट। क्या किया, एल्कीन था, एल्कीन को तोड़ा, H+ को इलेक्ट्रॉन दिया और फाइनली एक ये कार्बोकैटायन बन गया। क्या ये कार्बोकैटायन बेस्ट है? नहीं, इससे भी बेस्ट बन सकता है शिफ्टिंग करके। शिफ्टिंग कर दिया। अब ये सब हमको आता है यार, शिफ्टिंग हमने खूब सीख ली है। जिस इलेक्ट्रोफाइल को तुम ढूंढ रहे थे उस इलेक्ट्रोफाइल को तुमको मिल चुका है। बताओ क्या करूं मैं? अब तुमको पता ही है, बेंजीन आएगी, इसको इलेक्ट्रॉन देगी, इसको इलेक्ट्रॉन देगी, ये जुड़ जाएगा और बाद में बेंजीन बन जाएगी। तो सिंपल क्या करना है, ये रहा बेंजीन, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल। बताओ क्या करना चाहिए? जोड़ देना चाहिए। तो बताओ इस इलेक्ट्रोफाइल के सामने क्या करूंगा मैं? इसको जोड़ दूंगा और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इतना करना होता है बस आपको। जैसे एक और एग्जांपल देखिएगा। मान लीजिए यहां पर बेंजीन है, मैंने यहां रिएक्शन की साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड के साथ और मुझे Cl को हटाना है, तो भैया लुईस एसिड लेना होगा। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले एक क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, Cl पे पॉजिटिव आएगा, उसको न्यूट्रल करने के लिए ये बॉन्ड टूट जाएंगे। तो बताओ क्या कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव बनना चाहिए? और ये पॉजिटिव की खास बात है कि यहां पर क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन। और रिंग एक्सपेंशन आपको पता ही है किस तरीके से होता है, ये बहुत फेमस वाला है, आपको पता ही है, 6 मेंबर बनता था, याद करो, बगल में पॉजिटिव आता था, फिर याद करो शिफ्टिंग होती थी और फाइनली ये पॉजिटिव आता था। जिस इलेक्ट्रोफाइल को तुम ढूंढ रहे थे वो इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है। अब क्या करना चाहिए? ये रहा बेंजीन, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, जोड़ दो यहां से यहां तक, मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन जाएगा और यही आपका क्या है, आंसर। तो करना क्या है ये आपको समझ में आ गया, किस तरीके से करना है ये भी आपको क्लियर हो चुका है। तो क्या आपको एल्काइलेशन में कोई भी दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो अगर मुझे एसाइलेशन करना होता तो मैं क्या करता? एसाइलेशन करने के लिए एसाइल ग्रुप का जुड़ना जरूरी है। अब क्या होता है एसाइल ग्रुप? तो भैया ये होता है एसाइल ग्रुप। कार्बोनिल कंटेनिंग ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एसाइल ग्रुप। 2 कार्बन का हो तो एसिटाइल ग्रुप हो गया, 3 का हो तो कहीं ना कहीं 3 कार्बोनिल वाला हो जाएगा। मतलब CO के साथ क्या जुड़ना चाहिए था? R ग्रुप। तो जिस दिन तुम्हारे पास ये CO पर R ग्रुप जुड़ना है तो बेटा इस पर पॉजिटिव आना जरूरी है या नहीं है? इस पर पॉजिटिव अगर आ जाए तो मैं जोड़ दूंगा। अब फाइनली मेरे पास जो टास्क है वो यही टास्क है कि चलो बेंजीन तो तुम्हारे पास गिवन होगी, नो डाउट, तुम कैसे भी करके ये पॉजिटिव बना लो और ये पॉजिटिव अगर बन गया तो मेरे भाई ये रही बेंजीन, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, इसी कार्बोनिल से ये क्या करेगा, जुड़ जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मेरा मोटिव क्या होना चाहिए? मेरा मोटिव होना चाहिए आपके पास ये फॉर्म कैसे हो जाए। अब ये फॉर्म कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। देखिएगा जरा, मान लीजिए इसमें सबसे पहले स्टेप की बात करूं मैं, मान लो यहां पर COCl ग्रुप है और मुझे Cl को निकालना है। भैया Cl को निकालने के लिए हमेशा क्या लिया है? लुईस एसिड।
Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड टूटते ही ये पॉजिटिव बन जाएगा। और ये पॉजिटिव बन गया, बेंजीन है ही मेरे पास, जोड़ दूंगा। सोचो अगर मुझे OR एस्टर को हटाना होता तो यार एस्टर को हटाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि मुझे पता है कि लुईस एसिड पे जैसे ही अटैक करेगा O के पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए ये बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और फाइनली ये पॉजिटिव बन जाएगा। और ये पॉजिटिव बन गया, कहानी क्लियर है, बेंजीन से जोड़ देंगे और हो गया एसाइलेशन। तो बेंजीन पे एसाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है, एसाइलेशन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। मान लो मेरे पास कुछ ऐसा होता, ध्यान से देखिएगा बेटा, और यहां पर मैंने क्या किया, CH3 CO Cl ग्रुप लिया है, AlCl3 ले लिया। क्या करना चाहिए भाई, तो क्लियरली पता है कि ये Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और फाइनली मेरे पास ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये रहा बेंजीन, ये रहा पॉजिटिव। क्या करोगे, एसाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दोगे। और सब्स्टिट्यूट करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहला काम क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एंड दूसरा क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। बेंजीन दोबारा से बन ही जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। और भैया ये रहा बेंजीन से COCH3, ये बन जाएगा। अब इसमें क्या होता है, मान लो कहीं पर एक्सेस में रिएक्शन हो जाए तो कैसे करें, देख लेते हैं वो क्वेश्चन भी। मान लिया सर यहां पर एक बेंजीन रिंग है जो कि मैंने बोला कि भैया ये एक्सेस में है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन दे रहे हैं, ये एडवांस लाइक क्वेश्चन है। और यहां मैंने दे दिया C डबल बॉन्ड O Cl और यहां पर दे दिया C डबल बॉन्ड O Cl, ऐसे दे दिया। और रिएक्शन में मुझे पता है कि क्या कराना है, AlCl3। यार एक बात बताओ, पहला Cl तो हटते मुझे दिख रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल बनना है तो यही होना चाहिए। तो क्या मेरे पास अब प्रोसीजर होगा कि बेंजीन तो है ही मेरे पास, COCl है ही, ये पॉजिटिव है ही, बेंजीन से चीजें सब्स्टिट्यूट होंगी तो पता ही है कैसे होंगी, पहले अटैक करेगा फिर बेंजीन वापस से बन जाएगी। मतलब मेरे पास ये बनना चाहिए। यार अभी भी Cl मिल रहा है, अभी भी Cl मिल रहा है, तो लो भैया लुईस एसिड, क्या दिक्कत है, फिर से अटैक कराओ, फिर से पॉजिटिव बनाओ, और फाइनली पॉजिटिव अब कौन सा बन गया, ये। जोड़ोगे किससे, ये रही बेंजीन एक्सेस में रखी हुई, ये लो ये रही बेंजीन, जोड़ दो इससे। बताओ जो फाइनल आंसर आएगा, क्या वो कहीं ना कहीं कार्बोनिल से जब फेनिल जुड़ेगा, ये आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से भी अपन रिएक्शन कर सकते हैं। यही सेम चीज हम एल्काइलेशन में भी कर सकते थे। मान लो एल्काइलेशन में, प्रीवियस में हम देखते हैं, मान लो मेरे पास एल्काइलेशन की बात हो रही होती, और एल्काइलेशन में मैंने क्या किया होता, मैंने यहां ले लिया होता CH2Cl2, लेट सपोज मैंने यहां पर बेंजीन ली और बेंजीन के साथ मैंने क्या किया, CH2Cl2 ले लिया भाई। और मुझे पता है कि जब इसको लुईस एसिड में कन्वर्ट करोगे तभी पॉजिटिव बन पाएगा। तो जब यहां पर पहला अटैक होगा तो पहले अटैक के बाद तो यही बनेगा ना मेरे भाई। और बेंजीन क्या करेगी, जोड़ लेगी, इसको पता कि बेंजीन दोबारा से बन ही जाती है। अब जब बेंजीन दोबारा से बन ही जाती है तो क्या ये जुड़ना चाहिए, यार अभी भी Cl है, फिर से लुईस एसिड ले लो, फिर से Cl का लोन पर अटैक करो, फिर से ये बॉन्ड बनाओ और ये बॉन्ड तोड़ दो। क्या फिर से कहीं ना कहीं बेंजाइल कार्बोकैटायन मिल चुका है। और ये रही बेंजीन जो कि एक्सेस में लेकर चले थे हम, तुरंत क्या किया, बेंजीन से सब्स्टिट्यूट कर दिया और फाइनली जो ग्रुप बनेगा, क्या वो बेंजीन C पे पॉजिटिव था, इसी से क्या जोड़ोगे, बेंजीन जोड़ दोगे, खत्म। इसी से क्या जोड़ दोगे, बेंजीन। और यहां H है ही, यहां की कोई दिक्कत है ही नहीं, ये एक H और रहेगा क्योंकि यहां पर 2 H थे, ये फाइनल बन जाएगा। मतलब कैसे भी करके आप आराम से रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हो। ये है अपना पूरा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो देखिए एरोमेटिक के थ्रू भी आपको बहुत ज्यादा टफ नहीं लग रहा है चीजें, क्योंकि चीजें हैं तो वही ना। अगर एक बार चीजें समझ में आ गई तो भैया ESR के थ्रू करते क्या है, हमने ये लेक्चर नंबर 1 में पूरा देख रखा है। अब यही मैं मिथाइल लगा देता तो ये जुड़ने वाला पार्ट कहां आता, इसके ऑर्थो या पैरा पे आता। सही बात है कि नहीं है। अब इसकी मेन एक खास बात ध्यान रखियो नोट करके, कि
अगर मैं तुमसे बोलूं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ये बात ध्यान रखना बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर कभी भी नाइट्रोबेंजीन के साथ यह रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन विद नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप बेंजीन को पूरा खाली कर दे रहा है भाई, खाली कर देगा तो कहां से रिएक्शन होगी, हो ही नहीं पाएगी। और एक खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट वो खास बात है, दैट इज एनिलीन। अच्छा, हमें क्या लग रहा था कि यार एनिलीन के पास तो प्लस एम है, ये तो करना चाहिए, तो एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन नहीं। प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है कि जब ये एनिलीन के साथ रिएक्शन करता है ना, तो तुम सोचो मेरे पास ये Cl है जिसको तुमको जोड़ना है और लुईस एसिड तुमने ले रखा है, यार Cl से ज्यादा En का थोड़ी होता है, नाइट्रोजन कम का होता है, तो पहले यही इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जब यही इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या N पे पॉजिटिव आ जाएगा कहीं ना कहीं, और AlCl3 है ही भाई, ये एनिलीन से एनिलीनियम आयन में चेंज हो जाता है, जो कि हाईली माइनस आई है, हाईली माइनस आई, और इतना तगड़ा माइनस आई है कि रिंग को पूरा खाली कर देता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन आया कि नाइट्रोबेंजीन तो चलो याद रहेगा तुमको, लेकिन एनिलीन भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देता है। ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर तुमसे वो क्वेश्चन पूछेगा ना, तो जरूर इस बात को इन्वॉल्व करेगा। क्यों हुआ ये तुमने रीजन जान लिया, नाइट्रो का रीजन तो क्लियर है, माइनस है, हाईली डीएक्टिवेटिंग है, हाईली डीएक्टिवेटिंग तो वैसे ही नहीं जोड़ पाएगा, लेकिन तुमने ये एनिलीन का रीजन आज जान लिया। तो इस तरीके से अपन ने बेंजीन डेरिवेटिव के सारे रिएक्शन, सारी की सारी एनसीईआरटी की रिएक्शन, ये समझ लीजिए आपका हाइड्रोकार्बन पूरा समाप्त हो चुका है, पूरा का पूरा। इतनी प्रैक्टिस की है, इतने क्वेश्चन किए, अब जाके आप एनसीईआरटी लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, बुक लगाओ, कुछ भी लगाओ, अब आपसे कहीं क्वेश्चन नहीं रुकने वाले हाइड्रोकार्बन के थ्रू। तो इस तरीके से पूरे हाइड्रोकार्बन को अपन ने कंप्लीट कर दिया। मैं एक लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे हर एक हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस की, लेकिन ये प्रैक्टिस तभी अच्छी होगी जब आप उन 5 लेक्चर को पूरी तरीके से शिद्दत से तैयार करोगे, ईमानदारी से तैयार करोगे, तब जाके वो एग्जाम्पल वाले जो लेक्चर में लेके आऊंगा अगला, वो आपको पूरा मजा दिला देगा। मतलब ये सोचो आपका 11th आपके हाथों में है यार, आपने जीओसी पूरा पढ़ लिया, आपने आइसोमेरिज्म पूरा पढ़ लिया, आपने आईयूपीएसी पूरा पढ़ लिया, और आपने हाइड्रोकार्बन को पूरा पढ़ लिया, पूरा 11th पढ़ा है भाई यूट्यूब पे, क्यों रह जाए, फटाक से देख लेंगे। कहां पे? संकल्प जेई भारत चैनल पे, संकल्प भारत जेई पे जाओ, आप पूरा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, मस्त देखो, पूरी रिएक्शन को देखो, हर एक टाइप को समझो, और फिर आके बता देना कि सर दिक्कत हो गई है, जान जाएंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है खुश रहिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।